नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है दोस्तों दीक्षांत आईएएस के ऐप पर, जहां हम चर्चा करने वाले हैं अपने साथ अपने पीटी सॉल्यूशन की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस रविवार यानी 5 जून को एग्जाम हुआ था यूपीएससी प्री का 2022 का प्री हुआ दोस्तों। और उसमें जो प्रश्न आए थे ज्योग्राफी के और एनवायरमेंट इकोलॉजी के, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ हूं दोस्तों। मेरा नाम है आशीर्वाद। काफी लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज और विजुअल्स आप तक प्रॉपर पहुंच रहे हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं इस साल के पीटी 2022 के भूगोल और पर्यावरण संबंधित प्रश्नों की दोस्तों। आपके कोई भी आप लाइव देख रहे हैं अगर, तो आपकी कोई भी अगर समस्या है, कोई समस्या आए, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आपने बाद में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। हम लोग यहां पर 2022 के प्री के एग्जाम में ज्योग्राफी और इकोलॉजी के क्वेश्चंस की। पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों, कितने क्वेश्चन थे इस बार सर। जैसे एनवायरमेंट का ट्रेंड बना हुआ है पिछले सालों से 15-16 क्वेश्चन, इस बार थोड़े कम थे। जी हां, इस बार लगभग 13 प्रश्न एनवायरमेंट के थे और लगभग इतने ही क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। जी हां, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन दोनों सेक्शन मिलाकर थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई दोस्तों इस बार। मैं ऐसा कहूं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो आईआर के सवाल थे आपके, उनकी मैपिंग के सवाल दोस्तों ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए। तो आप इसको ज्योग्राफी का पार्ट मान लीजिए या आईआर का पार्ट मान लीजिए। घटनाक्रम आईआर में हो रहा था, क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लिया। आर्मीनिया अजरबैजान लड़ रहे थे, क्वेश्चन पूछ लिया ज्योग्राफी से। अफगानिस्तान में तालिबान फिर आ गया, पूछ लिया अफगानिस्तान का क्वेश्चन ज्योग्राफी से। यानी आप समझ सकते हैं जो क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी मैपिंग में, वो काफी हद तक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए नेचर के थे। बात करेंगे पूरी आपके साथ। उम्मीद कर रहा हूं आपने पॉलिटी वाला डिस्कशन देख लिया होगा। कंटिन्यू करेंगे दोस्तों डिस्कशन को हम लोग यहां पर भूगोल और एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट ज्योग्राफी के सवालों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों सभी को मेरा यहां पर फिर से शुरुआत करते हैं अपने साथ। क्या है अपने पास दोस्तों क्वेश्चन में, चर्चा शुरू करें दोस्तों हम लोग। जैसे कि मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो नंबर देखिएगा प्रश्न का दोस्तों आपको, वो अकॉर्डिंग है सेट ए के दोस्तों। जी हां, तो सेट ए का सवाल होगा, वो सवाल सभी में 100 होगा, किसी में नंबर 22 हो, किसी में नंबर 52 होगा, किसी में 92 होगा, अलग बात है, लेकिन सवाल तो सब में एक से होंगे दोस्तों। तो हम प्रश्नों को हल करेंगे आपके साथ। और जो हम नंबर हम ले रहे हैं स्क्रीन पर, वो सेट ए से संबंधित दोस्तों। पीटी 2022 जो हुआ था अभी 5 जून 2022 को दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के आपके इस बार के क्वेश्चंस पर दोस्तों। तो पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चंस में समझने के लिए। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के सवाल लेंगे दोस्तों मेरे साथ आप। मैं हूं आपका संग आशीर्वाद। आइए प्रारंभ करते हैं दोस्तों डिस्कशन आपके साथ। दोनों भाषाओं में सवाल होगा दोस्तों, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में सवाल होगा। फिर हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, कौन से विकल्प हैं कौन से विकल्प नहीं है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों उसके साथ आपके। जैसे कि सवाल नंबर 1 आप देख पा रहे हैं मेरे संग दोस्तों, यहां पर सवाल नंबर 1 आपको दिख रहा है एनवायरमेंट का सेट ए का क्वेश्चन नंबर 21। सेट ए का प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों। एनवायरमेंट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यानी CH4 और N2O दोनों का सर्वाधिक उत्सर्जन या सर्वाधिक मानव उत्सर्जन करती है। एंथ्रोजेनिक कौन सा मानव का कारण है दोस्तों जब से गैस निकलती है। 4 फसलें दी हैं, कपास दिया है, धान, गन्ना या गेहूं। सवाल आसान है दोस्तों, लगता आसान है पहली नजर में। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए यहां पर, among the following crop which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Methane that means CH4, nitrous oxide means N2O। तो केयरफुली हम लिसन कर देख लो, एंथ्रोजेनिक यानी कि हमसे पूछा गया मानव, किसमें मानवीय कारण है दोस्तों। कौन सी क्रॉप हमारे पास है, कॉटन, राइस, शुगर केन एंड वीट दोस्तों। आसान लगता है, आपके सामने स्क्रीन पर जवाब भी है दोस्तों, बी आंसर देख रहे हैं इसका, में सोर्स भी लिखा है यहां पर, सविंदर सिंह के बुक का क्वेश्चन है। लेकिन क्या है इसका जवाब दोस्तों, ऐसे हम निकाल के देखें क्या हमारे पास सोर्स है। सोर्स तो आप लिखा ही आपके स्क्रीन पर, कुछ हमसे विकल्प देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं ये जो चावल का खेत होता है दोस्तों, धान राइस फार्मिंग होती है आपकी यहां पर। हम इसकी बात करें आपके साथ यहां पर दोस्तों, तो राइस फार्मिंग से मीथेन निकलती है दोस्तों, मैथेनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, मीथेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। मीथेनीकरण की प्रक्रिया होती है दोस्तों धान के में खेत में, मैथेनोजेनेसिस, और होता है दोस्तों डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण होता है और इस कारण नाइट्रोजन मुक्त होती है, नाइट्रस ऑक्साइड मुक्त होती है दोस्तों। तो कभी भविष्य में यह सवाल आ जाए आपके लिए कि धान के खेत से नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड क्यों मुक्त होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण, विनाइट्रीकरण के कारण, तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या, डीनाइट्रिफिकेशन के कारण। जी हां दोस्तों, डीनाइट्रिफिकेशन से N2O यहां पर रिलीज होती है। ठीक है, अगर समझ सके हम लोग
तो 7% ऑफ एग्रीकल्चर नॉन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, यानी कि जो CO2 के अलावा जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं आपकी कृषि से, उसका बड़ा सोर्स क्या है सर? मीथेन। और नाइट्रस का सोर्स क्या है आपका? चावल का खेत। जी हां दोस्तों, जो चावल का खेत एक बड़ा सोर्स है आपके आप में ग्रीन हाउस गैसों के लिए दोस्तों। चलिए थोड़ा आगे बढ़े आपके साथ दोस्तों। यहां पर कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़ पाए अगर आपके साथ, तो समझ आएंगी बातें को दोस्तों। अगर हम पॉइंट पढ़ पाए कुछ आपके साथ, अगर मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूं दोस्तों आपको, कुछ लाइन काम की है आपके लिए। तो धान के खेत से क्या निकलता है? N2O निकलता है, CH4 निकलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात है, क्या केवल धान के खेत से निकलती है N2O? ये स्टेटमेंट कभी आ जाए तो, क्या केवल धान के खेत से निकलती है N2O? क्या राइस फार्मिंग से होती है? जी नहीं, हर फार्मिंग में होती है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट बात यही है कि N2O तो हमेशा निकलती है, क्योंकि जब यूरिया यूज करेंगे, आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज करेंगे, इसमें नाइट्रोजन है, पानी डालेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड तो निकलनी ही निकलनी है दोस्त। तो इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रस ऑक्साइड CH4 या N2O तो हमेशा निकलेगी। इवन आपको गेहूं का खेत दिखा रहा हूं एग्जांपल में मैं, गेहूं के खेत से भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है दोस्तों। जितनी चावल से निकलती है उससे तो गेहूं से निकलती है, लेकिन गेहूं से मीथेन नहीं निकलती। तो चूंकि क्वेश्चन में मीथेन और नाइट्रस दोनों दे दिया तो आपके लिए काम आसान हो गया, इसलिए वो आपका राइज हो गया दोस्तों वहां पर। अदरवाइज वो नाइट्रस ऑक्साइड देता ना तो फिर हर क्रॉप से निकलता है दोस्तों, क्योंकि हर किसी में नाइट्रोजन यूज करते हैं। जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे आप, उतना ज्यादा N2O निकलेगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये होगा आंसर राइस वाला, चावल वाला दोस्तों। धान की खेत से चीजें निकलती हैं आपके लिए, याद रखिएगा। तो धान से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है हमारे यहां पर, तो खासकर साउथ एशिया में जो चावल खेती होती है, साउथ एशिया में यानी भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड में दोस्तों, यहां पर समझिएगा 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन चावल की खेती है दोस्तों। 26 मिलियन हेक्टेयर चावल की खेती होती है यहां पर दोस्तों। और यहां से मीथेन और CH4, मीथेन और N2O लगातार निकलता रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपके लिए काम की बात है यहां पर, वो है आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद कर रहा हूं यह प्रश्न आपका क्लियर होगा दोस्तों। चावल की खेती या धान की खेती से बड़े स्केल पर N2O और मीथेन गैस निकलती है। यह है दोस्तों पहला सवाल आपका, एनवायरमेंट का पहला क्वेश्चन विद डिस्कशन दोस्तों। याद रखिएगा, भविष्य में सवाल बन सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड की विनाइट्रोजनीकरण होता है या क्या होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक होता है नाइट्रिफिकेशन, एक होता है विनाइट्रिफिकेशन। तो ये विनाइट्रिफिकेशन हो रहा है दोस्तों, विनाइट्रोजनीकरण हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। नाइट्रोजन मुक्त होती है, N2O मुक्त हो रही है, हवा में जा रही है। जी हां दोस्तों, उसके कारण N2O पैदा होती है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एनवायरमेंट में जोड़ सकते हैं आप लोग, यहां पर हमें दिया गया है धान गहनता प्रणाली। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? शुष्कन और क्लेदन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? क्या बीज की कम आवश्यकता होती है, मीथेन का कम उत्पादन होता है, बिजली की कम खपत होती है? तीन ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, आइए बात करें आपके साथ। यहां पर तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं आपके दोस्तों। सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, जी हां शॉर्ट में कहते हैं इसको हम लोग SRI तकनीक। SRI तकनीक दोस्तों इसकी बात हो रही है यहां पर, इन कल्टीवेशन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। जी हां दोस्तों, चावल के खेत को ड्राइंग और वेटिंग करते हैं हम लोग ऑल्टरनेट तरीके से। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। क्या क्या कम होता है? आइए दोस्तों SRI की बात करें। SRI में करते क्या है दोस्तों, आमतौर पर आप चावल को कैसे बोते हैं अगर हम बात करें, तो चावल को बोने के लिए आप क्या करते हैं, नर्सरी में धान को तैयार करते हैं, छोटे पौधे जाकर चावल को रोप देते हैं, रोपाई करते हैं चावल की। प्रोड्यूस किया नर्सरी में हम लोगों ने, प्लांटेशन बनाया, प्लांटेशन को हम लोग सोइंग करते हैं अपने खेतों में जाकर। SRI में ऐसा नहीं, यहां बीज का हम यूज करते हैं, शॉर्ट ऑफ ड्राई फार्मिंग शॉर्ट करते हैं यहां पर दोस्तों हम लोग यहां पर। और यहां पर क्या करते हैं, एक विशेष तकनीक का प्रयोग करते हैं जिससे चावल के जो तैयार हो रहे हैं क्रॉप ना, उनके बीच डिस्टेंस रहे, हर प्लांट के बीच डिस्टेंस रहे एक प्रकार की, जिससे उसको प्राप्त न्यूट्रिशन मिल सके, उसको पानी मिल सके। हम यहां इस प्रकार के खेती करते हैं जिससे चावल के खेत में एक प्रकार से मुझे कहा जाए, यहां पर प्रॉपर वे में आप डिस्टेंस बराबर हो यहां पर दो पेड़ों के बीच की। तो यहां बीज बोएंगे, यहां बीज बोएंगे, यहां बीज बोएंगे, SRI तकनीक में दोस्तों पूरा नेट तैयार करते हैं। इस प्रकार से हम लोग खेत तैयार करते हैं, शुष्कन क्लेदन करते हैं, ड्राई करते हैं, वेटिंग करते हैं, सुखाते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं। इरिगेशन बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, तो इससे क्या होता है दोस्तों, बीज की मात्रा काफी कम हो जाती है, तो सीड की मात्रा काफी कम हो जाती है।
दूसरी बात, जब बार बार इरिगेशन नहीं करेंगे, पानी में डूबा नहीं रहेगा धान हमेशा, तो मीथेन की मात्रा भी कम हो जाएगी दोस्तों, मीथेन भी कम निकलेगी। और लास्ट में जब पानी नहीं भरेंगे बार बार खेत में हम लोग, जब पानी नहीं जाएगा बार बार खेत में दोस्तों, यानी कि पानी की मात्रा कम चाहिए होगी, बिजली का बिल कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, इरिगेशन कम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आइए हमारे पास आंसर आता है कुछ। आंसर आज पढ़िए दोस्तों मेरे संग आप लोग, यहां पर आंसर डी है इसका, यानी तीनों स्टेटमेंट ठीक है हमारे। तो एसआरई तकनीक में क्या कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, एसआरई तकनीक में क्या कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन में दोस्तों मृदा की बचत, समय की बचत, कहीं ना कहीं श्रम जो लगा रहे हैं या बाकी साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां पर खेत में पानी खड़ा हुआ नहीं रखते हम लोग, खेत को भरते नहीं है पानी से, बिल्कुल भरते नहीं है, पानी निकलता रहे, मृदा केवल नम बनी रहे। जी हां, केवल मॉइस्चर रहे मिट्टी के अंदर, इतना ध्यान रखते हैं हम लोग। खेत को पानी से भरते नहीं है, खेत में पानी भरा निकल जाए, वो उसका एग्जिट हो जाए, तो यहां पर केवल नमी रहेगी। ये एसआरई तकनीक होती है दोस्तों। इससे बात करें हम लोग, यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होता जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि खेत में पानी नहीं भरा है। सिंचाई के जल की बचत हो जाती है, आपके उर्वरक कीटनाशी आपको कम चाहिए होते हैं, मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड कम निकलती है। जी हां, एसआरई तकनीक में। तो अभी एसआरई तकनीक में 3 स्टेटमेंट दिए, भविष्य में 3-4 और दे दे कि नाइट्रस ऑक्साइड कम हो जाती है। जी हां, हो जाती है। इसमें मिट्टी केवल मॉइस्चर रखते हैं, केवल यहां पर मेरे का शुष्क बनाते हैं, थोड़ा सा सिंचाई कर दी, थोड़ा गीला कर दिया मिट्टी को, फिर सूखा रहने दिया, तो बार बार ऑल्टरनेटिवली अब ये काम करते हैं। यहां पर क्या खेत को पूरा भरते हैं? नहीं, पूरा नहीं भरते हैं खेत को इसके अंदर। तो श्री फार्मिंग के अपने फायदे हैं दोस्तों। जी हां, श्री फार्मिंग के अपने फायदे हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहां पर और उसके ऑप्शंस दिए गए दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं आपके साथ। यहां पर ऑप्शन दिए गए कि हाँ जी सीड कम चाहिए, मीथेन कम निकलेगा, बिजली कम खपत होगी। जी हां, आंसर होगा इसका डी दोस्तों। जी हां, इसका आंसर होगा हमारे पास डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके संग एनवायरमेंट का दोस्तों। क्वेश्चन यहां पर आया दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका की किस झील की बात हो रही है? वेस्ट अफ्रीका की, जो सूख कर मरुस्थल बन गई है। जी हां दोस्तों, तो पूछा गया है कौन सी झील सूख कर मरुस्थल बन गई है। आइए बात करते हैं आपसे, सूख कर मरुस्थल बन गई है झील की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहां पर। तो किस झील की बात हो रही है? विक्टोरिया की, फगोविन की, ओगुटा की, वोल्टा की। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ द वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? लेक विक्टोरिया, लेक फगोविन, लेक ओगोटो और लेक वोल्टा दोस्तों। तो आंसर है बी इसका। कोई समस्या नहीं है सर हमारे पास। सर ये सवाल पूछा क्यों गया ये बता दीजिए आप बस। आंसर तो हमने देख लिया इसका, ढूंढ भी लेंगे नेट पर। पूछा क्यों गया दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बताऊं मैं आपको। मुझे याद है करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा था कुछ दिनों पहले। ट्रिब्यून की आप समझ सकते हैं, हर अखबार में खबर थी। ट्रिब्यून की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको यहां पर सिर्फ रेफरेंस के लिए। ये खबर है दोस्तों समवेयर 5 नवंबर के आसपास की। जी हाँ, ये खबर है आपके 5 नवंबर की दोस्तों खबर है ये। ट्रिब्यून अखबार देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और 5 नवंबर को खबर आई थी हमारे पास। क्या खबर आई थी दोस्तों? हाँ जी हाँ, 5 नवंबर को खबर आई थी। यहाँ पर एक फोटो दिया गया था। सिंस लेक फगुबीन इन नॉर्थ माली ड्राइड अप। जी हाँ, उत्तरी माली की लेक फगुबीन सूख गई है। तो यहां जो कम्युनिटी रहती थी, समुदाय रहते थे इसके आसपास, उन्हें क्या करना पड़ रहा है? वो अपने घरों में रेगिस्तान पहुंच रहा है उनके यहां पर, उसको रोकना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, इनके यहां रेत के टीले पहुंच रहे हैं, उनको रोकना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, तो लेक फगुबीन इन मबूना नॉर्दर्न माली, ये फोटो दिया गया था। अखबार है दोस्तों 5 नवंबर 2021 का, ट्रिब्यून का अखबार, और लगभग सभी अखबारों में इसको कवर किया गया था। तो लेक फगुबीन नवंबर ही घटना थी, 5 नवंबर के अखबार में थी, 5 जून के एग्जाम में पूछ ली। करंट अफेयर्स, टोटली करंट अफेयर्स। मैं नहीं मानता ये ज्योग्राफी एनवायरमेंट है, ये करंट अफेयर्स है दोस्तों। चर्चा में रहा लेक फगुबीन सूख गई। अखबार ने आपके दैनिक ट्रिब्यून था आपका, द हिंदू में, अखबार में कवर किया गया दोस्तों इस न्यूज को, और यहां पर सवाल पूछ लिया गया। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर मेलाइन विलेजर्स बैटल एडवांसिंग सेंट्स आफ्टर लेक ड्राई। जी सूख गई है यहां पर, तो रेत बढ़ रही उनके घरों में, यहां पर उससे लड़ रहे हैं वो लोग। ट्रिब्यून की खबर है दोस्तों 5 नवंबर की। तो मुश्किल नहीं है आप, और बड़ी बात यह भी है, सवाल जो है थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा अपने आप में। लेक वोल्टा तो मानव निर्मित है ना, तो मानव निर्मित है तो घना में, ये तो मुश्किल है अपने आप में होना इसका आंसर। लेक विक्टोरिया पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है दोस्तों, अफ्रीका के पश्चिमी भाग की बात हो रही है यहां पर। अफ्रीका के पश्चिमी भाग यानी इस इलाके की विक्टोरिया कहां पर है दोस्तों? विक्टोरिया यहां पर आती है आपकी, तो ये नहीं हो सकती। तो बचता है लेक विक्टोरिया, ओगुटा और फगुबीन। तो आसान था, तुक्का लगाना भी, लेकिन पढ़ा है अगर आपने 5 नवंबर की क्लास में तो आपने इसको सुना होगा दोस्तों। जी हां, दिवाली का दिन था मुझे याद है,
दिवाली के अगले दिन अखबार एक साथ आते हैं, 2-3 अखबार एक साथ आते हैं, तो उसमें हम देख रहे थे, मुझे आज भी याद है खबर यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग, डील करेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगली खबर दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखेंगे, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की गैंडीकोटा घाटी किस नदियों पर निर्मित है, किस नदी घाटी में बनी है दोस्तों? तो भारत की ग्रैंड कैनियन, कैनियन समझते हैं, महाखड्ड, महाखड्ड, ग्रैंड कैनियन, ये शब्द आता है ज्योग्राफी में दोस्तों आपका। ग्रैंड कैनियन, महाखड्ड की बात करें तो भारत में जो गैंडीकोटा घाटी है किस राज्य में है और किस नदी पर है, पूछा गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, मंजरा, पेन्नार और तुंगभद्रा। जी हां दोस्तों, ये आपके ऑप्शन, स्क्रीन पर ऑप्शन भी है आपके सामने दोस्तों। यहां पर आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग, यहां पर 4 ऑप्शन है। गैंडीकोटा कैनियन, इंडिया वाज क्रिएटेड गैंडीकोटा कैनियन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जी हां दोस्तों, किस नदी पर है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको देख पा रहे हैं दोस्तों यहां पर, इसका आंसर है सी यहां पर, ठीक है, पेन्नार नदी पर है। सोर्स भी बहुत जगह मिल जाएगा दोस्तों आपको। अगर हम देख पाए दोस्तों यहां पर क्यों पूछा गया, ये फोटो दिया देख रहे हैं दोस्तों, फोटो दिया है, खबर है दोस्तों 13 अगस्त की। जी हां, 13 अगस्त 2021, टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज आपको दिख रहे हैं यहां पर, बिजनेस लाइन, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस। इन 4 खबरों को तो मैंने देखा 4 अखबारों में दोस्तों। इस खबर को आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया, वो गैंडीकोटा जो इलाका है उसका, ये महाखड्ड का इलाका है दोस्तों, यूनेस्को का टैग प्राप्त करना चाहती, यूनेस्को का दर्जा हासिल करना चाहती आंध्र सरकार, ये उसका प्रस्ताव था। तो फोटो आया था बकायदा अखबार में दोस्तों, यहां पर ये फोटो आया था ग्रैंड कैनियन का, इस प्रकार से नदी है, महाखड्ड दिख रहा है आपको यहां पर। तो महाखड्ड या ग्रैंड कैनियन, इसको हम लोग जैसे वहां पर कोलोराडो नदी अमेरिका में, महान कोलोराडो नदी महान महाखड्ड बनाती है, वो ग्रैंड कैनियन बनाती है, वैसे ही भारत में भी है दोस्तों, लेकिन इसको यूनेस्को के टैग की आवश्यकता है। तो यहां पर आंध्र सरकार प्रयास कर रही है कि यूनेस्को को टैग मिल जाए, हेरिटेज साइट बन जाए एक प्रकार से ये। और ये खबर है दोस्तों 13 अगस्त के अखबार की। अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, खबर अखबार बेस्ड है। गैंडीकोटा घाटी बहुत जगह हो सकती है, कुछ भी नाम पूछ सकता था, गैंडीकोटा ही क्यों? क्योंकि खबर चर्चा में रही। जी हां, सामान्य अखबार में, कोई ऐसा नहीं एक्सक्लूसिव कहीं से वेबसाइट से निकाली हो, सामान्य अखबार में आपके पढ़ने को मिला। जी हां दोस्तों, गैंडीकोटा घाटी पूछा गया सवाल यहां पर पेन्नार नदी पर आती है दोस्तों। पेन्नार नदी कहां बहती है? पेन्नार नदी आपकी दोस्तों जानते हैं, ये कावेरी अगर है मान लीजिए तो ये पेन्नार नदी आंध्रा के बॉर्डर, आंध्रा पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो आंध्रा में आएगी दोस्तों पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी पे बनी है ये आपकी गैंडीकोटा घाटी, गैंडीकोटा जिला है वहां पर, वहां बनी है दोस्तों ये गैंडीकोटा घाटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामान्य क्वेश्चन पूछा है, शिखर का नाम दिया है दोस्तों, पर्वत का नाम दिया है कि नामचा बरवा किस हिमालय का पार्ट है, नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है, नोकरेक किस हिमालय का पार्ट है, कौन सा सही सुमेलित है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इंग्लिश में देखते हैं आपके साथ। नामचा बरवा इन गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी इन कुमायूं एंड नोकरेक इन सिक्किम हिमालयाज। 3 स्टेटमेंट है दोस्तों, विच वन इज द करेक्टली मैच्ड? आइए दोस्तों बात करते हैं आपके साथ। इसके लिए मुझे कोई करंट अफेयर्स नहीं चाहिए यार, कोई करंट अफेयर्स नहीं चाहिए, एनसीईआरटी में बना है, आपकी 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में बना हुआ है सामने ये। एक बार देखें, एनसीईआरटी फोटो निकाल रहा हूं दोस्तों, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, केवल एनसीईआरटी का फोटो। आइए मैं आपको दिखाते हैं, तो एनसीईआरटी में देना है दोस्तों, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी का फोटो है, मैं कुछ और नहीं निकाल रहा हूं, कोई ऐसा सोर्स नहीं जो बड़ा मुश्किल हो आपके लिए। एनसीईआरटी का फोटो दोस्तों, आइए डील करते हैं। नंदा देवी, जी हां ये नंदा देवी है सर यहां पर। नामचा बरवा, सर ये नामचा बरवा है सर यहां पर। और मेघालय में नोकरेक दोस्तों, तो नेशनल पार्क के नाम पर आप जोड़ भी सकते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में है। अब यानी नामचा बरवा, ये कुमायूं हिमालय, गढ़वाल हिमालय कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में आता है कुमायूं, ये कुमायूं और गढ़वाल हिमालय। तो कुमायूं हिमालय गढ़वाल में तो नहीं है नामचा बरवा, यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नंदा देवी कुमायूं हिमालय में, जी हां सही हो गया। क्या नोकरेक सिक्किम में है? नहीं जी, वो तो मेघालय में है सर, तीसरा भी गलत हो गया। यानी तीनों स्टेटमेंट आपको सामने आ गए दोस्तों, यहां पर तीनों स्टेटमेंट आपके सामने आ गए हैं, आप मैच कर सकते हैं। आप नामचा बरवा वाला गलत है, नंदा देवी वाला सही है और नोकरेक वाला भी दोस्तों गलत है, यानी क्या होगा? केवल 2 ओनली। आंसर होगा दोस्तों बी यहां पर, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, एनसीईआरटी में दिया है फोटो, ये हमें कुछ और नहीं पढ़ना है, 11th क्लास की एनसीईआरटी के फोटो से दोस्तों आपका काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके साथ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों आपके साथ। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र से संगत है? अच्छा दोस्तों, लीवेंट, लीवेंट शब्द किससे जुड़ा है? समाचार में सुनाई देता है, मतलब क्या है सर? ये
ये करंट बेस्ड सवाल है बेटा, ये करंट बेस्ड सवाल है। अगेन सुनाई देता है किसमें आपको, समाचारों में। आ जाओ, ये पूर्वी भूमध्य सागर का तट है दोस्तों, यानी भूमध्य सागर मान लीजिए, तो इधर टर्की मान लीजिए, इधर अफ्रीकी महाद्वीप मान लीजिए, ऊपर यूरोप मान लीजिए, इधर आपका अटलांटिक मान लीजिए इस साइड। तो ये पूर्वी भूमध्य सागर के तट का आसपास का क्षेत्र है सर, ये इलाका है सर। ये उत्तरी अफ्रीकी तट के पास है, जो मिस्र से मोरक्को तक फैला है, यानी इजिप्ट से लेकर मोरक्को तक फैला है सर। ये बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन बेटा ये दे रहा है, बी ऑप्शन ये दे रहा है। सी ऑप्शन फारस की खाड़ी अफ्रीका के, हॉर्न अफ्रीका के पास का क्षेत्र। जी हां दोस्तों, तो ये अफ्रीका का, हॉर्न अफ्रीका का इलाका है यहां पर, तो फारस की खाड़ी से ये इलाका है आपका लीवेंट। या फिर भूमध्य सागर का संपूर्ण तट, ये मेडिटेरियन सी दोस्तों, तो इसका आसपास का पूरा तट ये लीवेंट है, ये उसने पूछा है दोस्तों। आइए डिकोड करते हैं आपके साथ क्या क्या पूछा है। द लीवेंट टर्म जो है दोस्तों न्यूज में आती रहती है। रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को। अनदर वन ऑप्शन इज रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एंड फोर्थ ऑप्शन इज दियर जो आपको दिया गया है, द एंटायर कोस्टल रीजन ऑफ मेडिटेरियन सी। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपको दिए गए हैं, आंसर बताया गया ए। आइए ढूंढते हैं दोस्तों लीवेंट। ये है दोस्तों लीवेंट आपका, ये है भूमध्य सागर दोस्तों आपका, मेडिटेरियन सी। ये है टर्की ऊपर दोस्तों यहां पर, ये है सीरिया, लेबनान, इजराइल और इजिप्ट का इलाका दोस्तों। तो ये जो इलाका है इसे आप कहते हैं लीवेंट। दुनिया में कहावत है दोस्तों, आईआर के बच्चे जानते होंगे, मैंने कई बार कही भी होगी, जो लीवेंट पे कब्जा करेगा वो दुनिया पे कब्जा करेगा। ये कही जाती है एक बात, जो लीवेंट पे कब्जा करेगा वो दुनिया पे कब्जा करेगा। इसलिए इजराइल की जमीन को लेकर लड़ाई होती है। इसलिए यहां पर ISIS, कौन ISIS संगठन जानते हैं ना, ISIS आप लोग बेटा, ISIS का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसका नाम एक और नाम था ISIL, इसका नाम था ISIL, सुना है आपने कभी इसका नाम? ISIS सुनते हैं, अबू बकर अल बगदादी का संगठन सुनते थे हम लोग, बगदादी मारा गया सुना हम लोगों ने। लेकिन ISIS का एक नाम था ISIL, इसमें एल जो था ना ये लीवेंट था। जी हाँ, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लीवेंट की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया लीवेंट, इराक एंड लीवेंट, इराक इसके पीछे का इलाका हो गया दोस्तों, ये इराक और लीवेंट, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट। जी हाँ दोस्तों, इराक और लीवेंट को मिलाकर इतना एरिया जीतना चाहता था अबू बकर बगदादी, तो सीरिया पे कब्जा किया उसने इराक पे कब्जा किया। ISIL नामी था संगठन का। जी हाँ दोस्तों, तो लीवेंट शब्द कहां से निकलता है? पूर्वी भूमध्य सागर से। कई बार चर्चा में आया साल भर में दोस्तों, कई बार चर्चा में आया शब्द, कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, कई बार चर्चा में रहा ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपका। अगर आप जो लाइव देख पा रहे हैं तो कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। अगर आपको ठीक लग रहा है तो बता दीजिए, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अदरवाइज ओके टाइप करें, मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अदरवाइज मान के चलूंगा मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में क्या ही कहा जाए ना, अफगानिस्तान की सीमाएं किस किस से लगती हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेगा आयोग हमसे, मतलब ऐसे दिन आ गए आयोग के, UPSC आयोग के, अफगानिस्तान की सीमाएं किससे लगती हैं। मतलब 15 अगस्त 2021 को जब से अमेरिका भगा अफगानिस्तान छोड़कर, वहां पर तालिबान की री एंट्री हुई, उसके बाद से लेकर अफगानिस्तान का मैप ही तो चल रहा है दुनिया में हर जगह, और ऐसे पूछता है किस किस सीमाएं लगती हैं। आसान सवालों में से एक दोस्तों आज के ये, अफगानिस्तान की बाउंड्री किन किन से टच होती है? अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आ जाओ दोस्तों डिकोड करते हैं, आपसे डिकोड करते हैं, इंग्लिश में देख लें एक बार। कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज, अजरबैजान, किर्गिज, तजाक, तुर्क, उज्बेक, विच ऑफ द वर्ड अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। जी हां दोस्तों, यहां पर कोई समस्या नहीं है, हम सब जानते हैं, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है, आसान सवाल है दोस्तों। जी हां, ये रहा अफगानिस्तान, एक बार चेक कर लीजिए बाउंड्री किससे लगती है दोस्तों इसकी। अफगानिस्तान की बाउंड्री यहां पर दिखती है दोस्तों हमको, यहां पर है ऊपर तजाकिस्तान से लगती है सर, ठीक है, उज्बेकिस्तान से लगती है, तुर्कमेनिस्तान से लगती है, ईरान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, हिंदुस्तान से लगती है और चाइना से भी लगती है। जी हां दोस्तों, तो यहां पर हम देख रहे हैं 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। अजरबैजान सर यहां पर है, कैस्पियन सागर के पश्चिम में, ठीक है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ऊपर की तरफ है सर, ये किर्गिज है ऊपर, कजाकिस्तान है यहां पर, इनसे टच नहीं होती। तो टच किससे होती है सर? इन 7 देशों से ना, इन 7 देशों टच होती हैं अफगानिस्तान की सीमाएं। अब क्वेश्चन आसान हो गया फिर तो हमारे लिए सर। तो अजरबैजान से टच नहीं होती सर, बिल्कुल नहीं होती।
किर्गिस्तान, जो दोनों के है ना ऊपर, K2, दोनों के ऊपर वाले जो किर्गिज और कजाक, उससे टच नहीं होती। बाकी सब याद रखना। बाकी जो तीनों तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जो हैं, जो 5 सेंट्रल एशियाई देश है ना दोस्तों, 5 मध्य एशिया के देश, उनमें से जो K2 जो हैं, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इससे टच नहीं करती सीमाएं, बाकी सबसे करती हैं, तीनों से। तो तीनों से करती हैं। आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो आपके लिए यहां पर ये, और इसका आंसर हो गया 3, 4, 5, यानी कि आपका आंसर हो गया सी। यहां पर कोई मतलब नहीं है सवाल का सर, इस आंसर हो गया दोस्तों सी यहां पर, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़े दोस्तों, आपके साथ आगे चले हम लोग यहां से, आगे चले दोस्तों हम लोग यहां से। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हां, मोनोजाइट दुर्लभ मृदा का स्रोत है। मोनोजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। कौन कौन से कथन सही हैं? आइए दोस्तों, मोनोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम। मोनोजाइट occurs naturally in the entire Indian coastal region, and in India government bodies only can process of export monazite। 4 स्टेटमेंट हैं, which of the statements given above are correct। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम बात करें थोरियम के बारे में, ठीक है। मोनोजाइट दोस्तों हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भारत का पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का नाभिकीय कार्यक्रम पढ़ेंगे, 3 चरणों वाला नाभिकीय कार्यक्रम दोस्तों, दीक्षांत के यूट्यूब चैनल पे मैंने कराया था पूरा, आपको 360 वाली क्लास में अपनी 3 चरणों वाला कार्यक्रम मिल जाएगा नेट पे इजीली आपको। उसमें जो तीसरा चरण था हमारा, 3rd फेज जो था, वो थोरियम यूरेनियम 233 वाला फेज था। ये ईंधन होगा इसमें। हमने कहा था हम थोरियम में आत्मनिर्भर हैं। हम आत्मनिर्भर क्यों हैं दोस्तों? हम थोरियम में आत्मनिर्भर हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं थोरियम के मामले में सर। व्हाई? बिकॉज थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट बालू में, मोनोजाइट सैंड में, जो इंडिया में काफी मिलती है। तो मोनोजाइट में मिलता है थोरियम, यानी ये कंफर्म है सर, मोनोजाइट मिलता है थोरियम, ये बात पक्की है। चलिए सर स्टेटमेंट ठीक है। अब मोनोजाइट क्या है सर? एक रेयर अर्थ मेटल है। इंपॉर्टेंट बात है, दुर्लभ मृदा धातु है। दुर्लभ मृदा धातुएं क्या होती हैं? ऐसी मेटल्स तो दुनिया में कमी है, काफी कम मात्रा में है, लेकिन बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही काम की है। दुर्लभ है, रेयर अर्थ है, रेयर है और बहुत काम की भी है, मल्टीपल यूज होता है इनका दोस्तों। तो ऐसे ही रेयर अर्थ मेटल्स को सोर्स क्या होता है? मोनोजाइट होता है। और भी मोनोजाइट में थोरियम नहीं होता, मोनोजाइट के अंदर और भी मिनरल्स होते हैं, हमारे काम का थोरियम है चूंकि। तो मोनोजाइट क्या है? सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल है। जी हां सर, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा देखते हैं पहले। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनोजाइट। अब एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, बताऊं मैं आपको यहां पर। भारत में ना दोस्तों 2 चीज हमारे पास है राइट नाउ, ध्यान सुनिएगा। भारत में 2 चीज अभी भी ऐसी हमारे पास हैं जिन पर फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का है, यानी वो जो 2 ऑब्जेक्टिव या 2 गुड्स हैं, उनका प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, निकालना, माइनिंग करना, प्रोडक्शन करना, वो एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोनोपोली के अधिकार में, एक अधिकार में है। क्या कोई बता पाएगा मुझे 2 चीजें कौन कौन सी हैं दोस्तों? क्लास सुनी हो कभी आपने? अगर वो 360 वाली कई बार बोलता था, उसके अंदर में केवल 2 ही चीजें हैं जो भारत सरकार पूरा कंट्रोल करती है आज भी। ना तो प्राइवेट सेक्टर आएगा, ना कोई एफडीआई आएगा, ना विदेशी कमांड होगा। केवल 2 चीजें हैं इंडिया में। कौन कौन सी है दोस्तों, मालूम है आपको? कौन कौन सी चीजें दोस्तों जानते हैं? वो 2 चीजें हैं दोस्तों। एक का नाम है एटॉमिक माइनिंग, यानी कि परमाणु खनन। परमाणु खनन यानी आप यूरेनियम निकालते हैं जमीन से, थोरियम निकालते हैं, परमाणु खनन, रेयर अर्थ निकालते हैं। ये पूरा एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में है दोस्तों, एंटायरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में है। अनदर वन, एटॉमिक एनर्जी। जी हां, आप अगर एटॉमिक एनर्जी पैदा करना चाहते हैं, रिएक्टर बनाकर कोई भी दे जाए, कोई मुश्किल नहीं है। एटॉमिक ऊर्जा बनाना चाहते हैं, रिएक्टर बना के दे दिया फ्रांस ने, बना के रिएक्टर बेच देगा, ऑपरेट हम करेंगे, चालू उसको बंद हम करेंगे। हमारी कंपनी, सरकारी कंपनी करेगी, निजी कंपनी भी नहीं करेगी, सरकार के हाथों में पूरा। हमारी कंपनी एनपीसीआईएल ऑपरेट करती है देश के बहुत सारे रिएक्टर हमारे यहां पर। वो देश में 22 रिएक्टर में ऊर्जा बन रही है इस समय। ऑपरेट कौन करती है? एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, देश में ऊर्जा का काम यही कंपनी करती है केवल।
लगा दे फ्रांस, लगा दे रशिया, कोई लगा दे रिएक्टर आके, लेकिन चलाएगी कौन उसको? एनपीसीएल। इन दो सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जहां केवल और केवल सरकारी निकाय ही काम कर सकते हैं, केवल गवर्नमेंट कंपनी काम कर सकती है, इसमें भी दोस्तों और इसमें भी। दो सेक्टर हैं। सिंपल सवाल हो गया यहां पर, पहला सही, दूसरा सही, चौथा भी सही। ऑप्शन क्या है? या तो ये चयन करूं मैं या इसका चयन करूं। तीसरे पे गाड़ी रखती है हमारी। तीसरा क्या है? भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट प्रकृति रूप में मिलता है। मोनोजाइट ऑक्यूर नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सेंट्स इन इंडिया। जी हां, फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र टू गोवा टू कर्नाटक टू केरल टू तमिलनाडु टू आंध्रा टू उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल और इवन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप टू, इन सब की जो रेत है, तटीय रेत है, जो कोस्टल सैंड्स हैं, इन्हें मोनोजाइट मिलता है। क्या सुनने में साउंड अच्छा कर रहा है? ये हर राज्य में मिलता है मोनोजाइट। फिर दुर्लभ काय का इतना है तो फिर इतना है तो रेयर काय का भाई, फिर तो इतना तो नहीं होगा ना, इतना तो नहीं होगा दोस्तों। यहां पर सरकारी डेटा एक बार देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास कुछ राज्यों में है, जैसे उड़ीसा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, आंध्रा मैक्सिमम बड़ा सबसे ज्यादा मिलता है मोनोजाइट हमको यहां पर, तमिलनाडु द सेकंड लार्जेस्ट, केरल फोर्थ लार्जेस्ट, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। व्हाट अबाउट गुजरात? व्हाट अबाउट महाराष्ट्र? व्हाट अबाउट गोवा? व्हाट अबाउट अंडमान निकोबार? व्हाट अबाउट लक्षद्वीप? यहां तो नहीं मिलता सर। ये भारत सरकार का पीआईबी का डेटा है बेटा, तो इसमें गलती नहीं होगी। टोटल जितना छोटा से मिल रहा है ना सोर्स, वो भी लिख दिया आपने, ठीक है। ये कुछ राज्यों में नहीं मिल रहा है, एंटायर कोस्टल लाइन पे नहीं मिल रहा, कुछ राज्यों में मिल रहा है, ठीक है। तो झारखंड जो कि कोस्टल नहीं है वहां भी मिल रहा है वैसे तो देखा जाए तो। ये झारखंड जो कि तटीय नहीं है, समुद्र से कोई लेना देना नहीं, लैंडलॉक स्टेट राज्य झारखंड, वहां भी मिल रहा है बेटा ये। यानी कहीं ना कहीं सभी राज्यों में नहीं मिलता, कुछ राज्यों में जो अंदर के हैं वहां भी मिल जाता है ये। अच्छा वाला थोड़ा कंफ्यूज करूं दोस्तों मैं आपको। पिछले जैसे पेपर हुआ है 5 तारीख से, तब से बच्चों ने काफी पूछा इस बारे में, सर ये सही है क्या नहीं। हुआ क्या है बताऊं मैं आपको। 2 सोर्स हैं इसके। एक सोर्स जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं पीआईबी का सोर्स, जहां से मैंने लिया है आपके लिए, यहां से वो पढ़ाते हैं हम लोग क्लास के अंदर, कि भैया ये नहीं है। एक सोर्स मिलेगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की वेबसाइट पर। उसका सोर्स मालूम क्या कहता है कि गुजरात में थोड़ा सा मिलता है, बहुत एक पॉइंट है गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में भी 1 पॉइंट मिलता है। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान सुनिए मैं जो कहना हूं यहां पर। अब विवाद हो जाएगा इस मुद्दे पर, तो गुजरात में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, तो ये भी हटाओ फिर यहां से तो। लेकिन तब भी उसके मुताबिक भी यहां तब भी नहीं मिलता। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो खुद माइनिंग कर रहा है, वो मानता है गुजरात में एक माइन है, एक खदान है छोटी सी, एक इलाके में मिलता है। महाराष्ट्र में एक छोटे से इलाके में मिलता है, पूरी कोस्टल लाइन पे नहीं मिलता। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा उसने? पूरी कोस्टल लाइन पे, हर जगह बिखरा है, हर जगह बिखरा नहीं है। 1 पॉइंट गुजरात में, इतनी बड़ी तट रेखा है आपकी यार, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात की आपकी, वही नहीं मिलता केवल एक माइन में, तो फिर ये सब जगह नहीं मिलेगा। तो एक जनरलाइज करें स्टेटमेंट को दोस्तों, अगर हम लोग जनरलाइज करें स्टेटमेंट को, फिर देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों, मोनोजाइट अक्यूर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड। वो राज्यों की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है भारत के इस सीमा में हर जगह हमको मिलता है दोस्तों, क्या यहां पर मोनोजाइट। तो यहां पर 1 पॉइंट मिल गया तो एंटायर लाइन कहां हो गई ना, तो इसलिए इसको हम लोग गलत मानेंगे। पूरी तटरेखा पे नहीं मिलता, पूरी तटरेखा पे नहीं मिलता दोस्तों ना, तो इसका आंसर गलत हो गया ये। तो आंसर बचेगा 1, 2 एंड 4 ओनली, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आंसर चयन किया गया इसका बी यहां पर, ठीक है। चल तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 28 आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं आपके साथ, ज्योग्राफी का अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी का दोस्तों। यहां पर आपकी स्क्रीन पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? अरे यार बताओ, आयोग ना कभी कभी तो ऐसे हद करता है ना, मतलब एक बिल्कुल आसमान बिठा देगा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को बिल्कुल पताल से निकाल लाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल अपने आप में। आमतौर पर कब होता है? आमतौर पर अब जून महीने का पहला पखवाड़ा यानी फर्स्ट 15 डेज ऑफ जून, या सेकंड 50 डेज, जुलाई का पहला पखवाड़ा, या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा दोस्तों। आइए ना बात करें आपके साथ, एक बार देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑक्यूर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई एंड सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। आंसर दोस्तों आप जानते हैं यहां पर, सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून। जी हाँ दोस्तों, 21 जून सभी जानते हैं, 21 और 22 जून आमतौर पर ही चलता है दोस्तों हमारे यहां। तो 21 जून को क्या होता है दोस्तों? 21 जून को आप जानते हैं क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक होती है, और 21 गोलार्ध में समर सोलर सेट और विंटर सोलर सेट कब होता है? 21 दिसंबर को दोस्तों।
तो 21 दिसंबर को होता है विंटर सोलिस्टिस, और समर सोलिस्टिस यानी ग्रीष्म अयनांत होता है 21 जून को दोस्तों। और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। जी हां, सबसे बड़ी होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी आ जाए, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पे कब होती है? क्योंकि एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है ये, पृथ्वी घूमती है जिसके अंदर पृथ्वी घूम रही है, एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये सूर्य से काफी पास आ जाती है दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ना। तो ये होता है दोस्तों 3 जुलाई के आसपास, ये होता है 3 जुलाई के आसपास, और ये होता है 3 जनवरी के आसपास। कभी पूछ बैठे तो निशान लगा देना, सबसे बड़ा दिन सबसे पृथ्वी सबसे पास कब होती है सूर्य के, सबसे दूर कब होती है सूर्य के। सबसे पास होती है 3 जनवरी के आसपास, सबसे दूर होती है 3 जुलाई के आसपास। या ऐसा आ जाए जुलाई के फर्स्ट हाफ में, जुलाई के सेकंड हाफ में, तो जुलाई के फर्स्ट हाफ में होती है सर। सबसे दूर सबसे पास होती है वो जनवरी के फर्स्ट हाफ में। बेटा आसान क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखना। अयनांत रेखा की बात करें हम लोग तो ग्रीष्म अयनांत, और वो होता है दोस्तों या समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, ठीक है ना। ये आप कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग दिसंबर और जून में होता है। आसान क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग आते हैं। इजी क्वेश्चन दोस्तों, इससे आसान सवाल बताइए क्या पूछेगा आयोग आपसे। आयोग पूछ रहा है यहां पर, आयोग क्या पूछ रहा है, ये 4 लोकेशन हैं, आप बताइए चारों ठीक हैं क्या ये, या एक पेयर ठीक है, 2 पेयर ठीक है, 3 पेयर ठीक है, चारों पेयर ठीक है, ये सवाल है दोस्तों। अब मालूम है क्या है दोस्तों, ये वेटलैंड है और उनके लोकेशंस हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर पूछा है उसने, होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर और सस्तमा कोटा दोस्तों। अब इससे आसान सवाल क्या मिलेगा बच्चा लोग, आप बताइए। आप साल भर पढ़ते हैं रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, इस साल तो 49 रामसर साइट हो गए इंडिया में। मैंने हर लेक्चर में आपसे कहा, एनवायरमेंट जब भी अपडेट हुआ मैंने एक बात कही आपसे कि बेटा रामसर पढ़ के जाना पूरा। रामसर पे 3 लेक्चर लिए थे मैं 360 में, आपको याद होगा यहाँ पर 3 लेक्चर। रामसर क्या, रामसर की वेटलैंड क्या, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस क्या, रामसर साइट्स क्या, 3 स्पेशल लेक्चर हुए थे अपने यहाँ पर 360 में। और मैंने कहा था पढ़ के जाना मैप ढंग से बेटा। आप देखिए मैप, एक ही मैप दिखाऊंगा मैं केवल आपको, एक ही मैप। ये देखिए होकेरा कहां है सर, होकेरा रामसर साइट है, जम्मू कश्मीर में आती है सर, पहला गलत, पंजाब नहीं है। दूसरा सर पूछा है रेणुका वेटलैंड कहां पर, हिमाचल में सर, जी हां हिमाचल में आती है, हिमाचल में आती है, नहीं ठीक है सर, रेणुका हिमाचल में आती है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में आती है, जी हां रुद्रसागर त्रिपुरा में आती है सर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है सर। चौथा स्टेटमेंट सर, संतकोटा जो है आपकी वो तमिलनाडु में आती है, जी नहीं, वेम्बनाड के नीचे बनी है संतकोटा लेक, तमिलनाडु में नहीं आती है, यानी चौथा गलत है दोस्तों। जी हां, तो 2 आपके हो गए कितने सही दोस्तों, यानी होकेरा कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, रेणुका कहां पर है, पंजाब में, माफ कीजिए हिमाचल में, रुद्रसागर त्रिपुरा में है सर, और तमिलनाडु में ना होकर ये केरल में है। तो कितने पेयर हो गए दोस्तों, ओनली 2 पेयर, 2 युग्म सही हो गए। आंसर हो गया 20 का। एक मैप दोस्तों, इजीली रामसर साइट रटना था हमको, किस राज्य, मैंने कहा था आ सकता है रामसर साइट पे क्वेश्चन। 50 साल पूरे कर रहा था कन्वेंशन, भारत की साइट्स को जगह मिली है यहां पर, रामसर पे क्वेश्चन आना था। एक नहीं 2 क्वेश्चन दिए इसमें इस बार। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेटलैंड को किडनी कहा, क्यों कहा, क्वेश्चन पूछा उसने आपसे। जी हां दोस्तों, तो तैयार रहिएगा इसको लेकर। मैंने कहा था 50 ईयर्स हो रहे हैं, बहुत काम का टॉपिक रहेगा, पूरा पढ़ाया था। 3 लेक्चर लिए थे मैंने वेटलैंड, मुझे याद आता है यहां पर खड़े होकर, इसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने 3 लेक्चर हमारे हुए थे अपनी 360 वाली क्लास में, और मैंने कहा था वेटलैंड पे क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन आ गए आपके लिए, तैयार रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक्स की। ज्योग्राफी से बाहर आते हैं, बात करें एनवायरमेंट कुछ टॉपिक दोस्तों। द क्लाइमेट ग्रुप, जलवायु समूह एक गैर लाभकारी संगठन है। 5 स्टेटमेंट है दोस्तों, ये 5 कथन दिए गए हैं यहां पर। आइए के करके ड्रॉ करें हम लोग क्या क्या है। जलवायु समूह द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, उन्हें चलाता है। नहीं मालूम सर, नहीं सुना कभी, छोड़ो यार, नहीं सुना तो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने जलवायु समूह यानी क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है और एक EP100 बनाया है। क्लाइमेट ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है और एक EP100 नाम का समूह तैयार किया है। EP100 की प्रारंभ किया है, ये सुना है सर। EP100 हमने सुना है, काफी बार सुना है सर, आपसे ही सुना है और भी टीचर सुना है सर। EP100 पढ़ा है हम लोगों ने, क्योंकि मोदी साहब जब ग्लासगो गए थे ना दोस्तों, ग्लासगो कोप 26 से पार्टिसिपेट करने, तो मोदी साहब ने वहां पर एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, भारत एक चीज का मेंबर बना था।
एक मेंबर बना था और उस मेंबर बनने के बाद भारत की कंपनियां शामिल हो रही हैं ईपी 100 में। जी हां, आइए बात करेंगे दोस्तों, ईपी 100 है क्या? ये ऊर्जा दक्षता को नव प्रवर्तन प्रेरित करने व सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों का साथ लाता है। जी हां, ये कंपनियों को साथ लाता है। दुनिया की एनर्जी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात है, एनर्जी परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात है दोस्तों। मालूम है 3 संगठन इस प्रकार के, तीनों की बात हुई थी उस मंच पर, मुझे याद है। ईपी 100 की बात हुई थी दोस्तों, ईवी 100 की बात हुई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंपनी बनाती है उनकी बात हुई थी, और रिन्यूएबल एनर्जी जो पैदा करती है उनकी बात हुई थी। सेम संस्थाएं हैं, 3 या मुझे 3 संस्थाएं सेम नामकरण की लगभग, एनर्जी परफॉर्मेंस बढ़ाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना और रिन्यूएबल एनर्जी की 100, तीनों कंपनियों की बात कर, तीनों प्राइवेट कंपनियां शामिल हो रही हैं और दुनिया को बेहतर बनाना चाहती है, दुनिया को अच्छा बनाना चाहती हैं ईपी 100। जी हाँ दोस्तों, लिख भी दिया उसने, एनर्जी इफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए। कुछ कंपनियां ईपी 100 की सदस्य हैं दोस्तों, ठीक है, ईपी 100 के सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अंडर 2 कोलिशन का सचिवालय है। चलिए दोस्तों, मुझे मालूम नहीं, देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, मालूम तो है, लेकिन आप देखिए, मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं तो कैसे करेंगे इसको। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क्स एंड रन्स देम। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन द पार्टनरशिप विद द क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च ग्लोबल इनिशिएटिव ईपी 100। ईपी 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering an emission target reduction goals, as well as some Indian companies are member of EP 100, and last one, the International Energy Agency is the secretariat to the under 2 coalition। चलिए दोस्तों, अब मुझे ये मालूम है कि भारत EP 100 का मेंबर बन गया है, ये मुझे मालूम है दोस्तों, यानी ये कंफर्म है, ठीक है सर, ये कंफर्म है सर, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया सर, ठीक है सर। अब चूंकि मेंबर बना है और भारत, हमको ये मालूम है ईपी 100 क्या है, क्योंकि भारत मेंबर बना था 6 नवंबर 2011 को, 6 नवंबर 2011 को भारत का मेंबर बना था दोस्तों, साइन किए थे पीएम साहब ने 13 देशों के साथ, यानी ये भी कंफर्म है सर, ईपी 100 क्या है, यानी 3 भी सही है, 3 भी सही है सर। तो यहां पर क्या हो गया सर, 3 इसमें नहीं है, इसको हटाइए सर यहां पर। अब बचे 2 ऑप्शन मेरे पास, अब बचे 2 ऑप्शन दोस्तों। अब आते हैं, अब यहां पर दोस्तों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पार्टनरशिप की क्लाइमेट ग्रुप के साथ, तब बना ईपी 100। क्या ये कुछ जानकारी है सर आपको? क्लाइमेट ग्रुप दोस्तों एक अलग संगठन है अपने आप में, और ऊर्जा एजेंसी जो है ना, ये ऊर्जा को बढ़ावा देती है, ऊर्जा को प्रमोट करती है, इसका कोई लिंक नहीं है क्लाइमेट ग्रुप के साथ। ये तो पेट्रोल डीजल को खर्च करने की बात करती है, सामान्य लॉजिक। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ग्रीन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो पेट्रोल डीजल की बात करता है ये तो ऐसे में ये ऑप्शन तो नहीं होगा दोस्तों। फिर आइए, फिर क्या बचता है हमारे पास, यानी 2 नहीं तो ये भी गया दोस्तों। अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन आसान हो गया इसके बाद। अब आइए, कुछ हमारे पास जानकारी, बैकग्राउंड सर। समाचार पत्र बिजनेस लाइन अखबार में आई थी दोस्तों उस समय, यहां पर खबर, ये कई जगह आई अखबार में। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, देख लेते हैं एक बार आपके संग दोस्तों। हमने क्या किया, भारत सरकार ने साइन किया कोप 26 की मीटिंग में, जो ग्लासगो में हुई थी दोस्तों। भारत ने साइन बाय 13 अदर कंट्रीज, 13 अन्य देश भी और साइन कर रहे हैं इसमें, इंडोनेशिया, जापान, नाइजीरिया भी साइन कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इनका उद्देश्य है परफॉर्मेंस को बढ़ाना। ईपी 100 इनिशिएटिव ऑफ 129 बिजनेसेस, जी हां 129 कंपनियां शामिल हैं इसमें, और ईपी 100 ग्रुप तैयार होता है, किसका है ये, क्लाइमेट ग्रुप संगठन का। तो यहां लिखा है क्लाइमेट ग्रुप का नाम, ईपी 100 का नाम, 129 देश, भारत का नाम दोस्तों। जी हां, हालांकि भारत मेंबर बना है, भारत जुड़ा है इसके साथ दोस्तों। यहां पर भारत ने मेंबर बनने का फैसला किया है ईपी 100 का दोस्तों, ठीक है। यानी आपकी बात हो रही है दोस्तों, यानी भारत मेंबर किसका नहीं बना, हेडलाइन पढ़ें, इंडियन नॉट। मैं पढ़ूंगा तो आपके लिए थोड़ा जूम कर दूं दोस्तों, आपके लिए मैं जूम करता हूं हेडलाइन को आपके लिए दोस्तों। इंडिया नॉट कीन ऑन कोल पावर फेज आउट। जी हां, भारत कोयला समूह का सदस्य नहीं बन रहा, भारत कोयला समूह का सदस्य नहीं बन रहा, लेकिन 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 बट प्लग्स इनटू डील। जी हां, डील किसके साथ साइन की है उसने, एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस। जी हां, ऊर्जा दक्ष उपकरणों, यानी कि ईपी 100 की डील साइन, हेडिंग ही कह रही है अपने आप में कि भारत इसका मेंबर बन गया है। डील यहां पर साइन की, ये साइन नहीं किया कोयला खत्म करने की, डील साइन की दोस्तों। 6 नवंबर का अखबार है, मुझे याद आता है दोस्तों ये बिजनेस लाइन, और काफी जगह पीआई में हर जगह थी खबर दोस्तों, ये हर जगह खबर थी आपके लिए 6 नवंबर के अखबार की। ग्लासगो पीएम साहब गए थे, वहां साइन हुआ था दोस्तों, ये पढ़ भी सकते हैं, उस समय पढ़ाया था मैंने आपको यहां पर।
भारत ने साइन किया वहां पर दोस्तों। हमारे मंत्री साहब बैठे होंगे, यहाँ पर मंत्री साहब बैठे हैं। ये कोयले वाले पे मना कर दिया साइन करने से उन्होंने, लेकिन दूसरी डील पे उन्होंने साइन कर दिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो कोयले पर हम सहमत नहीं हुए थे, लेकिन उस समय हमने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पर भारत ने साइन नहीं किया कोयले पर। लेकिन इस खबर का जो हिंदी में नाम था दोस्तों, देख पा सकते हैं, 13 देशों के ग्रीन कमिटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक लाइटिंग, कूलिंग, मोटर, रेफ्रिजरेशन की दक्षता को बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ जाए इन मशीनों की। ये किसका है, क्लाइमेट ग्रुप की 129 कंपनियों का EP100 पहल के तहत है दोस्तों। यानी भारत ने साइन किया, मेंबर बना, भारतीय कंपनी ने ज्वाइन किया, यानी आसान हो गया उसके बाद। जी हाँ दोस्तों, तो यह है आपका एक और उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन। क्या यहां तक सब कुछ ठीक है दोस्तों? क्या यहां तक सब कुछ ठीक है तो बताइए, ओके लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, अदरवाइज आगे बढ़े हम लोग यहां से। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन यानी आपके रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पृथ्वी के फेफड़े हैं, अगर लंग्स हैं पृथ्वी के ये, तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। किडनीज हैं आपकी वेटलैंड्स, ठीक है, किडनीज हैं वेटलैंड। कौन सा कथन दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किडनी वाली बात को सही साबित करता है? किडनी वाली बात को सही साबित करता है दोस्तों। आइए नीचे आते हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। पहला है, आर्द्र भूमियों का जल चक्र में सतही अपव्यय, अमृदा, अंतःस्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। यानी आर्द्र भूमियां जो बनी है दोस्तों, इनमें पानी बहता है, पानी नीचे सब सॉइल में जाता है और पानी का वाष्पीकरण होता है यहां से। तो ये तीनों चीजें होती हैं वेटलैंड में। अच्छा सर, इसलिए किडनी है। यह शैवालों से पोषक आधार बनाता है, यानी एल्गीज होती है इसमें सर, जो न्यूट्रिशन देती है इसको, ठीक है सर। आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन यानी सेडिमेंट बैलेंस करती है सर, मृदा को स्थिर बनाए रखती है, हो सकता है सर। चौथा स्टेटमेंट, किडनी, आपके शरीर में किडनी का रोल क्या होता है? गंदगी को फिल्टर आउट करना, गंदगी को फिल्टर आउट करना, ये काम होता है किडनी का बॉडी में आपकी। रक्त को साफ करना, खून को साफ करते रहना, गंदगी को निकालते रहना, उसमें से काम होता है किडनी का, गंदगी को निकालना, पॉल्यूटेंट्स को निकालना। जी हां, यही काम तो करता है वेटलैंड, जो जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों से आधिक्य को अवशोषित करते हैं। जी हां, तो पोषक जो हैं आपके, जो यूट्रोफिकेशन करते हैं, जो हैवी मेटल्स हैं। जी हां दोस्तों, रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज द किडनीज। Which of the following statement wetland best reflect the above statement? जी हाँ दोस्तों, the water cycle wetland involves surface runoff, subsoil population and evaporation। surface runoff यानी पानी बह रहा है मिट्टी के ऊपर, पानी नीचे ला गया दोस्तों, उसके बाद पानी का ऑपरेशन हो गया। तो तीनों एक्टिविटीज यहां पर होती हैं। एल्गी फॉर्म से प्रोड्यूस करता है भोजन यहां पर। वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला स्टेटमेंट दोस्तों, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। या दोस्तों, जो अधिक हैवी मेटल्स आ गई हैं, पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों ये कौन, एक्वेटिक जलीय पादप यहां पर। तो जो वेटलैंड होती है, उसके जो पौधे होते हैं वहां पर, ये जो पौधे होते हैं वो पानी में जो गंदगी आ गई है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी साफ हो जाता है। जी हां, किडनी वाला काम ये करते हैं। इसकी बेस्ट स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर डी होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये आंसर बेस्ट डी होगा इसका। आइए दोस्तों आगे बढ़े आपके साथ, आगे चले हम लोग यहां से। अगला स्टेटमेंट, गुच्छी के संदर्भ में विचार कीजिए दोस्तों। गुच्छी, गुच्छी क्या होती है? क्या एक कवक है, एक फंगस है, हिमालय में होता है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय के तलहटी में, उसके बिल्कुल तराई में इलाका में होता है दोस्तों। आइए 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए गुच्छी के बारे में। तो रेफरेंस ऑफ द गुच्छी समटाइम मेंशन इन द न्यूज, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ फंगस, कवक है, फंगस है, सब हिमालयन स्टेट में होता है दोस्तों, और कमर्शियली कल्टिवेट इन द हिमालयन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फुटहिल्स ऑफ द इंडिया। जी हाँ, ये भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में होता है। 3 स्टेटमेंट है दोस्तों। आइए बात करें गुच्छी की दोस्तों हम लोग। ये है गुच्छी आपके दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मशरूम टाइप की चीज होती है ये, मशरूम टाइप का होता है, कवक है, फंगस है दोस्तों, बेसिकली कहा जाए तो नाम से दिख रहा है, ये शक्ल दिख रही है, फंगस है अपने आप में दोस्तों ये। जी हाँ, फंगस होता है एक प्रकार का। गुच्छी दोस्तों एक फंगस है जो गुच्छों की तरकारी से, आपको बीज को से गुच्छों की तरकारी बनती है दोस्तों इसमें। इसका तकनीकी नाम मोर्चेला स्क्लेंटा देख रहे हैं यहाँ पर, तकनीकी नाम दोस्तों इसका। दवाइयों को भरा होता है दोस्तों। कहाँ होता है? भारत और नेपाल में मिलेगा आपको। वहां लोकल भाषा में इसको डुंगरू, टटमोर, छतरी, गुच्छी कई नाम दिए जाते हैं दोस्तों इसको यहाँ पर। ये कहाँ होता है? भारत में हिमाचल मिलेगा दोस्तों, चंबा, कुल्लू, शिमला, मनाली जिलों में मिल जाएगा आपको ये, यानी हिमालय मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिल रहा है ये। भारत और नेपाल में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाना आपको, यहाँ पर हिमाचल मिलेगा दोस्तों ये, यानी हिमाचल के जंगलों में, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता दोस्तों, ठीक है ना।
और इसका कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, घने जंगलों में पाई जाती है, कुदरती रूप से पाई जाती है दोस्तों, नेचुरली मिलती है ये घने जंगलों में। बहुत महंगी सब्जी अपने आप में, पोषण स्तर बहुत अच्छा, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों इसके, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। अब आइए फिर देखते हैं, क्या फंगस है? जी हां फंगस है सर। हिमालय में होती है? जी हां हिमालय में होती है। नॉर्थ ईस्ट में होती है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास क्या, 1 और 2 ओनली। जी हां दोस्तों, आंसर हो जाएगा इस केस में हमारा सी यहां पर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, 47 आप देख रहे हैं स्क्रीन में संग। कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल, व्हाइट आइबिस। ये दोस्तों 4 पक्षियों के नाम दिए हैं, इनमें से कोई एक पक्षी नहीं है। गोल्डन महासीर, इंडियन नाइटजार, स्पून बिल और व्हाइट आइबिस। तो आसान है दोस्तों, गोल्डन महासीर। अब महासीर ये कहां से आ गया सर, आपको कैसे याद है? आ जाओ, याद नहीं करना दोस्तों, लगातार न्यूज में था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ठीक 1 साल पहले 4 जून 2021 इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ते ही हम लोग, पढ़ना जरूरी भी अखबारों को दोस्तों, अखबारों में यहां भी तो कई जगह भी आई थी। यह है दोस्तों मालूम है किसका नाम है? ब्लू फिंड महिषीर। ये जो मछली आप देख रहे हैं यहां पर, इसका नाम लिखा भी है दोस्तों, ब्लू फिंड महिषीर। ये मछली है आपकी। ठीक है, IUCN जो आप जानते हैं संगठन है, इसने क्या किया मालूम है? इसने क्या किया, ब्लू फिंड पे जो खतरे की सूची में था ये, उसे कम खतरे की सूची में डाल दिया। जी हां दोस्तों, अब तक ये एंडेंजर्ड थी, ब्लू फिंड एंडेंजर्ड थी, इसको लीस्ट कंसर्न में कन्वर्ट कर दिया। अच्छी बात है तो सर, लेकिन हमारा तो गोल्डन महिषी है ना सर, ये थोड़ी पूछी है। कोई बात नहीं, हटाओ फिर इसको। जब गोल्डन महिषी थी तो उसकी बात करें दोस्तों, गोल्डन महिषी पूछा है अगर उसने हमसे, उसकी बात करें दोस्तों। फिर हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहां लिखा है द ग्रुप इज इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन ऑफ द ब्लू फिंड एंड गोल्डन महिषीर फॉर 50 years इन लोनावाला। हाउएवर गोल्डन महिषीर स्टिल इन डेंजर, गोइंग एक्सटिंक्ट। जी हां दोस्तों, सेकंड जो बाईलाइन क्या कहती है इसकी, जो सेकंड लाइन में लिखा है कि ये IUCN जो है, ये ब्लू फिंड महिषीर और गोल्डन महिषीर मछली को 50 साल से बचाने का प्रयास कर रहा है, और गोल्डन महिषीर अभी भी खतरे में है और नियरली एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, विलुप्त होने के कगार पर है। जी हां, टाइगर मछली कहते हैं हम लोग गोल्डन महिषीर को, टाइगर मछली विलुप्त होने के कगार पर है। जी हां दोस्तों, टाइगर विलुप्त हो रहा है तो स्टिल इन डेंजर एंड गोइंग टू एक्सटिंक्ट। जी हां दोस्तों, ब्लू फिंड एंड गोल्डन महिषीर। अब ब्लू फिंड मछली कैसे याद रखने से ब्लू फिंड मछली है, ये तो खबर है दोस्तों। और बाकी लास्ट ईयर पीटी का पेपर है, लास्ट ईयर पीटी में क्वेश्चन आया था दोस्तों ब्लू फिंड महिषीर पर, सामने दिया था कावेरी रिवर। उसके आसान सवाल है, वो याद कर दो, अपने आप याद हो जाएगा दोस्तों। ब्लू फिंड क्या होती है एक, और फिंड मतलब मछली होती है, सीधी बात है, ब्लू फिंड मछली होगी, सीधी बात है दोस्तों। तो यहां पर एक खबर दोस्तों आप देख रहे हैं 4 जून 2021 के अखबार की, इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है दोस्तों ये, और पूछा गया है यहां पर ब्लू फिंड महिषीर के बारे में। अब आयोग ने सिंपल सवाल पूछ लिया, कौन सा पक्षी नहीं है? अब इसमें क्या बचता है बताइए इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। इतना हंगामा हमने काटे हैं यहां पर, आसान सवाल है दोस्तों। उसके बाद ये आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ, आगे आते हैं दोस्तों। तो यहां पर खबर जो अंदर दिया था देखा दोस्तों, यहां पर ब्लू फिंड महिषीर जो है, तोर खुदरी बोलते हैं, एंडेंजर्ड थी, कन्वर्ट हो गई दोस्तों, लीस्ट कंसर्न हो गई इसकी स्टेटस, बदल दिया IUCN ने। लेकिन जो गोल्डन महिषीर है इज स्टिल इन डेंजर एंड गोइंग टू एक्सटिंक्ट। जी हां दोस्तों, पढ़ा था हम लोगों ने उस समय, ये चर्चा में था। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल दोस्तों, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? मियावाकी पद्धति दोस्तों, ड्राई और सेमी ड्राई जो इलाके हैं दोस्तों, उसमें कमर्शियल खेती करना, जो सर अनुवांशिक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूल होते हैं उनके जरिए गार्डन तैयार करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूलों से, अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट तैयार करना, शहरी इलाकों में वन तैयार करना, तटीय इलाकों में समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। मियावाकी पद्धति दोस्तों, 4 स्टेटमेंट हैं। प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरास, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज एंड हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी इन कोस्टल एरियाज एंड सी सर्विस। अब सर ये मियावाकी कैसे याद करें बताइए, आप बताइए सर कैसे याद होगा मियावाकी? बेटा ये एग्जाम कब हुआ? 5 जून 2022 को। कितना करंट पढ़ना चाहिए आप मानते हो? हर टीचर कहता है कम से कम 1 साल और हो सके तो 1.5 साल करंट अफेयर्स। ठीक है, मैं भी कहता हूं 1.5 साल करंट अफेयर्स पढ़ो। ठीक है, ठीक 1 साल पहले जाता हूं दोस्तों मैं आपको। 5 जून साल 2021 एनवायरमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस होता है, याद है ना आपको? जी हाँ होता है सर। लास्ट ईयर पर्यावरण दिवस का थीम मालूम है क्या था? थीम, केंद्र बिंदु, अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन।
शहरों में लगातार हीट बढ़ती जा रही है, शहरों में जंगल कम होते जा रहे हैं, ग्रीन इलाका कम होता जा रहा है, तो भारत सरकार ने प्लान किया अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे। नगर उपवन योजना लॉन्च की, नगर उपवन अर्बन फॉरेस्ट स्कीम लॉन्च की कि शहरों में हम लोग ग्रीन एरिया बढ़ाएंगे, शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाएंगे, और फोकस किया गया मियावाकी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। जी हां, मियावाकी पद्धति, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। शहरी उपवन योजना के तहत हमने फोकस किस पे किया दोस्तों? ये आप देख रहे हैं, जावड़ेकर साहब मंत्री थे हमारे, जावड़ेकर साहब मंत्री थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के। उन्होंने क्या एक फोटो ट्वीट किया और ये अखबार में छपी दोस्तों, पीआईबी पर रही खबर, ये पीआईबी से निकाला है मैंने। अर्बन फॉरेस्ट विद 1200 सीडिंग ऑफ 59 इंडिजीनियस स्पीसीज। उन्होंने कहना कि 12,000 बीज हमने लगाए 59 प्रजातियों के, इन दिल्ली में हमारे ऑफिस में लगाए गए हैं। हैप्पी टू नोट दैट द मियावाकी मेथड ऑफ फॉरेस्ट क्रिएशन इज यूज्ड which could help in reducing the temperature by as much 14 डिग्री। जी हां, मियावाकी तकनीक का प्रयोग करेंगे हम लोग इन पेड़ों को लगाने में, जिससे आप पेड़ लग जाएंगे, तापमान में कमी आएगी, यहां पर जो गर्मी बढ़ रही है ऑफिस में वो कम हो पाएगी। जी हां दोस्तों, मियावाकी पद्धति, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट हमारे ये बात करें यहां पर प्रकाश जावड़ेकर सर की, उसका मंत्री थे दोस्तों ये, इन्होंने ट्विटर पर पेश किया था, ये पीआईबी पे फोटो आया था दोस्तों। और मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया गया दिल्ली के अंदर 5 जून 2021 को अर्बन फॉरेस्ट स्कीम के तहत। केरल में अपनाई गई, इंडियन नेवी ने अपनाई, बहुत जगह पर मियावाकी पद्धति। क्या होती है मियावाकी? अर्बन एरिया है, अर्बन खाद होती है आपके पास, डाल दीजिए बीज डाल दीजिए, अपने आप पौधे उगाएंगे वहां पर। जी हां, मियावाकी पद्धति, अर्बन फॉरेस्ट उगाने की पद्धति। जी हां दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आ गया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि 1 साल का पीआईबी देखना ही होता है दोस्तों, और पीआईबी आप देखते हैं तो ऐसी खबरें नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ। अगली खबर, निम्नलिखित में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य? दोस्तों ये जो क्वेश्चन दोस्तों डिबेटेबल टॉपिक है, मैं लिख दूं पहले, डिबेटेबल है अपने आप में, विवादास्पद कहूंगा इसको मैं, क्योंकि मेरे पास 2 सोर्स हैं, दोनों में आंसर अलग अलग है। बीइंग एन एक्सपर्ट मैं कुछ आंसर बताऊंगा आपको, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ और दिया हुआ है। अब चूंकि एनसीईआरटी में दिया, इसको नकार भी नहीं सकता मैं यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी कहती है चारों ही राज्य हैं सर, एनसीईआरटी कहती है चारों राज्यों में चाय पैदा होती है, एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। तो अगर यूपीएससी ने एनसीईआरटी के लिहाज से बनाया है तो ये चारों मानेगा वो, ठीक है। लेकिन बीइंग एक्सपर्ट सर, आशीर्वाद सर फिर किस काम के हैं अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमको? आशीर्वाद सर कहते हैं नहीं यार देखो, एनसीईआरटी का जो आंकड़ा है ना वो कुछ पुराने होते हैं, लेटेस्ट डेटा तो होते नहीं है वो। और अगर मैं कहूं कोई छोटे स्तर पर चाय खेती होती थी, हो गई, बंद हो गई वहां पर, अब हो ही नहीं रही खेती, तो अब क्या कहेंगे? जैसे आंध्रा का जो अराकू घाटी का क्षेत्र है, चाय होती थी, वहां कॉफी का उत्पादन होता है। अराकू घाटी नोन फॉर देयर कॉफी नाउअडेज, ठीक है, और चाय खेती नहीं हो रही वहां पर। तो ऐसे में दोस्तों मालूम है क्या हुआ है, कितने आमतौर चाय में हैं दोस्तों? तो मेरे पास जो डेटा यहां पर है, सुन लीजिए आराम से, कितने राज्य हैं चाय खेती के लिए? आंध्रा, केरल, हिमाचल। तो बार देखें दोस्तों, डेटा में दिखा रहा हूं आपको, डेटा वाइज डेटा है पीआईबी का मोस्ट अपडेटेड डेटा दोस्तों। भारत में कितने राज्यों में चाय खेती होती है? ऑल इंडिया डेटा आपका चाय का है, कितने वहां परमानेंट बागान है, कितने वहां पर टेम्परेरी बागान है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं असम में है दोस्तों। भारत में कुल खेती होती है, मान लीजिए अगर मैं कहूं तो 11,31,000 चाय बागान अगर हैं, तो उनमें से लगभग 7 लाख चाय बागान कहां पर है दोस्तों? असम में है। लगभग 3.5 लाख पश्चिम बंगाल में है सर। 13,000 के आसपास त्रिपुरा में भी है सर। फिर इसके बाद सर हिमाचल में भी है सर 500 के आसपास बागान। अच्छा सर, केरल में भी है सर बागान, कितने? 40,000 के आसपास। क्या इन 13 राज्यों में आंध्रा का नाम दिया है दोस्तों? क्या इन 13 राज्यों में आंध्र प्रदेश का नाम दिया है? नहीं दिया। सोचिएगा दोस्तों, जिस देश में 11 लाख चाय बागान हैं, उनमें से 500 या 60 वाला चाय बागान वाला राज्य भी इस लिस्ट के अंदर है, जहां 65 है, जहां 60 है, वो भी सूची के अंदर हैं। तो क्या आंध्रा में 60 से भी कम इसका नाम नहीं लिखा इसलिए? तो क्या आंध्रा में चाय होती ही नहीं हो सकता हो, जीरो हो वहां पर? जी हां, ऐसा है। डेटा ये नया डेटा है, मैं पढ़ाता हूं चूंकि करंट बोल रहा हूं आपसे दोस्तों, इसीलिए मैं आंध्र प्रदेश को स्वीकार नहीं करूंगा। अब लेकिन आयोग ने अगर एनसीईआरटी देख के बनाया होगा, एग्जामिनर की चॉइस क्या है यहां पर, उसने एनसीईआरटी देख लिया तो कहेगा सर आंध्रा में होता है, तो उसको विवादास्पद है ये क्वेश्चन, इसलिए विवादास्पद है। बीइंग एक्सपर्ट मैं आपसे बोल रहा हूं, डेटा सब डेटा आपकी स्क्रीन पर है, इकोनॉमिक सर्वे में ये डेटा दिया है कहीं ना कहीं, यानी भारत में चाय होती है दोस्तों इन राज्यों में। अब सोचिए 11 लाख में से जिसका नंबर 60 है वो भी यहां पर है, 65 वाला भी यहां पर है, 144 वाला भी यहां पर है, तो आखिर आंध्रा में इससे भी कम है क्या?
तो निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा खेती होती भी है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे लिहाज से, मेरे हिसाब से आंध्र इसमें नहीं होना चाहिए। 2, 3 और 4 तीनों राज्य हैं मेरी लिस्ट में। आंसर में दूंगा आपको दोस्तों 3 यहां पर। क्या हो पाएगी बात हमारी दोस्तों यहां पर? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आपको आ गई होगी। 3 मैं क्यों दे रहा हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से, मेरी गारंटी, मेरा पैसा इसी आंसर पर लगाऊंगा अपना, ठीक है ना। मैं चलो दोस्तों, ये लिस्ट अपने पास अपडेटेड लिस्ट। चूंकि कई एनसीईआरटीज लगातार 4 राज्य बोल रही हैं, तो कुछ आपको हो सकता है किसी और आंसर शीट में 4 मिल जाए, तो गलत नहीं कहिएगा। वो भी उनका हिसाब भी ठीक है, वो टीचर भी ठीक होगा, लेकिन मेरे पास डेटा है, फैक्ट्स की बात करता हूं, फैक्ट आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। आगे चले दोस्तों, हम लोग यहां से आगे बढ़े, हम लोग यहां से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। मैच करना है, ज्योग्राफी का सवाल दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। घाट प्रभा तेलंगाना में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है, मैथन छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। घाट प्रभा, आइए बात करें दोस्तों, घाट प्रभा की बात करें। कहां कहां पर क्या है दोस्तों हमारा यहां पर? मैथन झारखंड में दोस्तों, सब जानते हैं। मैथन बांध झारखंड में, हमारी जो वैली घाटी है, दामोदर नदी घाटी दोस्तों, वहां आता है। तो मैथन तो नहीं है सर, ये तो गायब हो गया, ये भी गायब हो गया इस प्रकार सर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है सर, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जी हां, मंदसौर जिले में आता है सर, मंदसौर में आता है चंबल पे सर, ये ठीक है सर, यानी कंफर्म हो गया। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है सर। अब देखिए, इंदिरा सागर 2 बांध हैं भारत में, एक है इंदिरा सागर परियोजना और एक है इंदिरा सागर। अब कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इंदिरा सागर परियोजना नहीं लिखा है इसके अंदर, इसने फिर इंदिरा सागर लिखा है। अब वही वाली बात आ गई। इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है दोस्तों, एमपी के पुनसा डैम कहते हैं, पुनासा डैम कहते हैं हम लोग, एमपी में आता है सर ये तो। और एक इंदिरा सागर परियोजना कहते हैं पोलावरम परियोजना को, जो आंध्र प्रदेश में आती है, गोदावरी नदी पर है पोलावरम परियोजना। अब हो जाएगा विवाद यहां पर सर। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना का एक अन्य नाम है दोस्तों पोलावरम परियोजना, और आयोग ये पूछ चुका है पहले भी पोलावरम परियोजना पे क्वेश्चन, जो कि गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। वो है इंदिरा सागर परियोजना, उसका नाम है इंदिरा सागर परियोजना, पूरा प्रोजेक्ट का नाम है इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर, केवल इंदिरा सागर प्रोजेक्ट कहां पर है दोस्तों? वो बना है नर्मदा नदी पर, पुनसा डैम कहते हैं, पुनासा डैम कहते हैं हम लोग, नर्मदा नदी पर। अब ऐसे माना जाए तो एमपी में है, वरना आंध्र प्रदेश में भी है, तो मान लो तो आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि भले किसी परिणाम है, आंध्र प्रदेश में है तो सही सर ये, इसलिए मैं इसको सही मानता हूं यहां पर। और घाट प्रभा तेलंगाना में है सर, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर 3 पेयर। जी हाँ दोस्तों, तीनों पेयर ठीक है। यहां पर घाट प्रभा निकलती कर्नाटक से दोस्तों, तेलंगाना की ओर घाट प्रभा नदी आपकी, ठीक है ना। इंदिरा सागर 2 राज्यों में दोस्तों, एमपी में भी और आंध्र में, और 2 अलग परियोजनाएं, ये एक ही परियोजना नहीं, अलग है, वो नर्मदा पर है, वो गोदावरी पर है, इन दोनों का नाम इंदिरा सागर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। तो विवादास्पद है, लेकिन ये चूंकि हम बात कर रहे हैं इंदिरा सागर नाम दे दिया उसने, आंध्र का नाम दिया स्पेसिफिक रूप से, तो पोलावरम की बात वो कर रहा होगा, पक्की बात है। आइए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहां पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है, और भारत सरकार तथा WHO का वित्त पोषण होता है। अच्छा, WHO आगे वित्त पोषण करने के लिए भारत सरकार और WHO उसको फाइनेंस करती है सर। दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार के इस मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला निकाय है दोस्तों, और शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन देता है, नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। 2 स्टेटमेंट है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक बार इंग्लिश पे देख लीजिए यहां पर मेरे साथ। द इंडियन सैनिटेशन कोलिशन दोस्तों, इंडिया सैनिटेशन कोलिशन इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज WHO. The NIUA, National Institute of Urban Affairs, an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India, and provides innovative solution to address the challenge of urban India. ये दोस्तों इंडिया ईयर बुक का क्वेश्चन है, ईयर बुक में दिया गया इसके बारे में जानकारी दोस्तों, ईयर बुक में दी गई ढंग से जानकारी इसके बारे में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है सर इसका, और ये एक अलग कंपनियों का समूह है दोस्तों। इंडिया सैनिटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये स्थापना हुई 2015 में इसकी, फिक्की के सहयोग से दोस्तों ये काम करता है, स्वच्छ शौचालय सैनिटेशन आदि का व्यवस्था करता है। इसमें कई संगठन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कॉमन प्लेटफॉर्म में आए हैं दोस्तों एक्शंस को करने के लिए, तो कई कंपनी इन्वॉल्व है। WHO का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों, ये कई कंपनी इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर होगा बी आपका। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा बी। वहां पर इंडिया सैनिटेशन कोलिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों 75 आपके साथ, सेट ए का सवाल नंबर 75 आपकी स्क्रीन पर। कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के तहत गठित किया गया है? जल आयोग, भूजल बोर्ड,
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। दोस्तों जी हां, 4 चीजें आपको दी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। दोस्तों तो 4 संस्थाएं हैं यहां पर। ये तीनों संस्थाएं दोस्तों जो आपकी हैं, ये आती हैं जल शक्ति मंत्रालय में। जल शक्ति मंत्रालय में आती है दोस्तों तीनों संस्थाएं। की मिनिस्ट्री वाटर पावर जो है आपकी पावर मिनिस्ट्री, इसमें आती है दोस्तों। यहां पर वाटर मिनिस्ट्री जो है इसमें आती है दोस्तों आपकी, जल शक्ति मंत्रालय में आती है आपकी। और चौथी बॉडी जो है दोस्तों, इसको बनाया गया है ईपीए कानून के तहत। इसे बनाया गया है दोस्तों ईपीए कानून के तहत। चर्चा होती रहती है, आपको याद होगा नदी जो परियोजना जो है दोस्तों, काफी चर्चा होती है। केन बेतवा भी जोड़ रहे हैं वो लोग, और भी प्लान तैयार कर रहे हैं। सारा काम मालूम कौन करता है? ये बॉडी करती है, एनडब्ल्यूडीए। इसका मेन काम ही नदी जोड़ने का दोस्तों, और नदी को जोड़ना है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आती है दोस्तों। और ये संस्था जो पुरानी हो चुकी है, जल शक्ति की मेन पॉइंट संस्थाएं दोस्तों, सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर कमीशन। जी हाँ दोस्तों, जो संस्थाएं जो है ये दोनों संस्थाएं काम करती है जल शक्ति में। ये भी काम करती है जल शक्ति में। इसका काम है नदी जोड़ने का, इसका काम बहते जल पर, इसका काम है ग्राउंड वाटर पर। तीनों काम करती है दोस्तों जल शक्ति में। केवल ये संस्था है दोस्तों जो काम करती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जो काम करती है वाटर पॉल्यूशन पर, यानी एनडब्ल्यूडीए से ऊपर। सी वाला आंसर इसका सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों आपके साथ। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन दोस्तों ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय कोड, पोलर कोड। पोलर कोड क्या होता है सर? आइए एक बार स्टेटमेंट देख लें दोस्तों। जो पोलर जलराशियां हैं ना दोस्तों, ध्रुव के आसपास पानी जो है, वहां जो शिप चल रहे हैं उनके लिए सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। ठीक है सर, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय कोड है दोस्तों। ये आंसर भी है इसका। आइए हम बात करें पोलर कोड क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। अब सर ये सवाल क्यों पूछा? पोलर कोड से हमें क्या करना सर? हमें क्या करना पोलर कोड से? अब दोस्तों किस्मत की बात कहिए, क्या कहिए, क्वेश्चन कई बार हाँ होता है तो ऐसा हो जाता है। बात मुझे अच्छी ढंग से याद है, होली का दिन था, 17 मार्च की होली थी। और 17 मार्च की होली से एक दिन पहले की बात है, जितेंद्र सिंह हमारे मिनिस्टर हैं, साइंस टेक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक पॉलिसी जारी की। ठीक है, उसका नाम था भारत की आर्कटिक पॉलिसी, इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी। ठीक है सर, मुझे याद है मैं स्पेशल क्लास लिया था उस पर, आर्कटिक पॉलिसी पर। आर्कटिक पॉलिसी के 6 स्तंभ हैं, 6 पिलर हैं दोस्तों आर्कटिक पॉलिसी के। कुछ लुक लाइक ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 6 पिलर हैं आर्कटिक पॉलिसी के दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ। 6 पिलर हैं आर्कटिक पॉलिसी के। भैया आर्कटिक में साइंस बढ़े, आर्कटिक में क्षमता निर्माण हो, आर्कटिक में हम लोग इंटरनेशनल सहयोग कर सकें, आर्कटिक में ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी। जी हां, और हर किसी पे 2-2, 3-3 लाइन में लिखवाई थी क्लास के अंदर आर्कटिक पॉलिसी पर। अब हुआ क्या दोस्तों, आर्कटिक पॉलिसी में चर्चा कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी। तो उसमें हमारी आर्कटिक पॉलिसी में लिखा है कि भारत, चूंकि पॉलिसी उसमें लिखा है कि भारत आईएमओ द्वारा जारी पोलर कोड का सम्मान करेगा और जहाजों का परिवहन करेगा। आईएमओ यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा जारी पोलर कोड का सम्मान करेगा और उसके अनुसार जहाजों का परिचालन, उसका नेविगेशन करेगा। यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने क्या किया, एक पोलर कोड जारी किया है कि यहां से जहाज गुजरेंगे कौन से नियम मानेंगे, बर्फ कितनी मोटी हो, बर्फ को कैसे तोड़ना है, बर्फ पे कोई जीव है तो कैसे चलाना है जहाज को, व्हाटएवर, कब चलाना है कब नहीं चलाना है जहाज को, यहां पर कितना पॉल्यूशन हो, कौन से जहाजों, किस ईंधन चलेगा जहाज, कैसे नियम होंगे, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन नियम जारी किए दोस्तों कुछ साल पहले। उनका नाम है पोलर कोड, उसे हम कहते हैं पोलर कोड। भारत ने कहा कि आर्कटिक पॉलिसी में घोषणा करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी जो होगी आर्कटिक से होकर हमारी, वहां जो हमारे जहाज चलाएंगे हम लोग अगर, तो पोलर कोड का सम्मान करेंगे। पोलर कोड मतलब ध्रुवीय इलाकों में जहाजों को चलाने के नियम जारी किए हैं आईएमओ ने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने। भारत की आर्कटिक पॉलिसी पढ़ोगे बेटा, अभी आई थी 16 मार्च को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, होली एक दिन पहले, मुझे याद है आज भी, मैं क्लास में पढ़ा था 9:30 बजे, मुझे याद है आज भी, टाइम भी हमने बात की थी, चौथा पॉइंट लिखवाते समय पोलर कोड का सम्मान करेंगे। तो प्लीज करंट अफेयर्स पे बहुत पढ़िए दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत काम का है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहां से। ग्रीन वॉशिंग, वे फेवरेट वर्ड हमारा ग्रीन वॉशिंग दोस्तों। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है मालूम है आपको? ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? जैसे ना मैं आपसे एक बार लो कहूं कि यार मैंने ना ये जो पेन है ना, पेन ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का रिमोट, इसका रंग मैं ग्रीन कर दूं और मैं कहूं ये रिमोट बहुत शानदार है, इको फ्रेंडली हो गया रिमोट मेरा ये अब, और रिमोट से CO2 गैस नहीं निकलती बिल्कुल भी, मैं आपको धोखा दे रहा हूं। मैं आपको दिखा ग्रीन रहा हूं लेकिन वास्तविकता काली है इसकी। अब सोचिएगा, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फोटो है दोस्तों, आप समझ जाएंगे तुरंत।
ये देख रहे हैं, ये फोटो देखिए मेरे संग दोस्तों आप, ये चिमनी से धुआं निकल रहा था, चिमनी से। क्या चिमनी को हरा पोत देने से धुआं निकलना बंद हो जाएगा? क्या CO2 निकलना बंद हो जाएगी चिमनी से? आप धोखा दे रहे हैं जनाब। आप अपने प्रोडक्ट को, केमिकल वाले प्रोडक्ट को हरी बोतल में पैक करने से, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हरी बोतल में पैक करने से, आपके प्लास्टिक को हरे प्लास्टिक में कन्वर्ट करने से वो ग्रीन नहीं हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगी? ग्रीन वॉशिंग हो जाएगी। पैकेट बदलने से उसके अंदर कंटेंट थोड़ी बदल गया दोस्त, दिखेगा ग्रीन, पब्लिक कलर ग्रीन हो गया, ये तो वो ग्रीन कुछ नहीं हुआ दोस्तों, वहां पर वो केवल धोखा दिया जा रहा है। जी हां, धुआं तो वही निकल रहा है सारा। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है? स्पेंडिंग मोर टाइम एंड मनी क्लेमिंग बी ग्रीन थ्रू द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। विज्ञापन के जरिए, मार्केटिंग के जरिए लोगों को बताना देखो हम ग्रीन काम कर रहे हैं, ग्रीन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, लेकिन आप वास्तविकता में ग्रीन नहीं कर रहे हैं। तो भ्रम पाल रहे हैं लोग आप दोस्तों। आइए रहा क्वेश्चन क्या क्या आपके पास है। ग्रीन क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग क्या है? मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद इको फ्रेंडली हैं और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है। मिथ्या, फॉल्सिफाई, यार फॉल्स पैदा कर रहे हैं दिमाग में आपके कि हम तो सब ग्रीन है, हमारे यहां ग्रीन कुछ नहीं है आपका जनाब। चिमनी है, धुआं निकल रहा है, CO2 वाले कलर ग्रीन कर दिया तो क्या हुआ? वो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो जहर से भरी थी, उसको ग्रीन करने से वो इको फ्रेंडली नहीं हो गई, वो CO2 तब भी निकालेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कन्वेइंग इज अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एनवायरमेंट साउंड। जी दैट वन इज ग्रीन वॉशिंग। जी हाँ, ग्रीन वॉश करना ना, ग्रीन वॉश कर दिया आपने चीजों को। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग होती है आपकी। आंसर हो जाएगा ए यहां पर। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, चर्चा में था शब्द ये। ग्रीन प्रोडक्ट्स आ रहे थे दुनिया में आजकल, तो ग्रीन बनाने से, प्रोडक्ट को ग्रीन बनाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, ग्रीन वॉशिंग से काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जो हाई क्लाउड्स होते हैं दोस्तों, उच्च मेघ होते हैं, वो क्या करते हैं? जो सोलर रेडिएशन आता है, उच्च मेघ सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं और पृथ्वी को ठंडा कर देते हैं। जी हां, ये हमारी सरफेस है, ये हमारे लोअर क्लाउड है, ये हमारे अपर क्लाउड है। अपर क्लाउड ये कह रहा है जनाब, सोलर रेडिएशन आया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, परावर्तित कर दिया, पृथ्वी ठंडी हो गई। अच्छा, ऐसा है क्या? दूसरा स्टेटमेंट, जो सरफेस से उत्सर्जित हो रहा है, आया सनलाइट नीचे आ गई, मान लो पृथ्वी गर्म की, रात को पृथ्वी ठंडी होगी, यहां से लौटा वो, यहां से लौटने वाले जो लोअर क्लाउड्स हैं आपके, जो लोअर निम्न मेघ है दोस्तों, जो आपके वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस रेडिएशन को, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी के सरफेस का तापमान बदल जाता है, इस पे इंपैक्ट होता है। दो स्टेटमेंट है दोस्तों, फिर पढ़ते हैं। हाई क्लाउड्स प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, यानी ऊपर के जो क्लाउड्स हैं रिफ्लेक्ट कर देते हैं और पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाती है, एक तरीका। एक है जो पृथ्वी पर रेडिएशन आता है, लौटता है यहां से पृथ्वी से, उसको लोअर मेघ जो है, लोअर क्लाउड जो है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पृथ्वी की टेम्परेचर बदल जाता है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों गलत हैं दोस्तों, जैसा कि आप देखें डायग्राम से मेरे साथ, इजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको हम लोग। जो अपर क्लाउड है, ये अपर क्लाउड है दोस्तों, हाई क्लाउड्स हैं, ये आपकी लो क्लाउड्स हैं। हाई क्लाउड दोस्तों रेडिएशन को नहीं रोकते, बहुत छोटा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत छोटा सा। अगर मैं आप दिखा पाऊं दोस्तों थोड़ा साफ करके स्क्रीन को, तो क्या दिख रहा है आपको दोस्तों? यहां पर क्या दिख रहा है? बहुत छोटा सा जा रहा है, सब पृथ्वी की तरफ आ रहा है पूरा का पूरा, तो ये रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता, ये सब धोखा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है यहां से। तो ऊपर क्लाउड रिफ्लेक्शन नहीं करते, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, जो लोअर क्लाउड हैं वो यहां से निकलने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जनाब ये तो गलत है, वो तो लौटा देते हैं ग्रीन हाउस के इफेक्ट की तरह, बहुत ही कम बाहर जाता है यहां से, तो लौटा देते हैं, तभी तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं करते, धोखा है ये भी फॉल्स है दोस्तों। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, आंसर हो जाएगा इस केस में नाइदर वन नाइदर टू, आंसर हो गया डी दोस्तों। जी हां, ये है आपका आंसर डी। यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पर, निम्नलिखित में से कौन तुर्की राज्यों का संगठन का मेंबर है दोस्तों? तुर्की राज्यों का संगठन जो बना है कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं दोस्तों? अब सर ये तो मुझे नहीं मालूम है ना सर, ये ज्योग्राफी का है ना एनवायरमेंट का है, और मैंने पढ़ा भी नहीं है सर ये, चलो नहीं पढ़ा ना, लॉजिक से बनाते हैं, ठीक है। तुर्की राज्यों का संगठन मतलब क्या समझ आता है? तुर्की इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर होगा, तुर्की के दोस्त इसमें शामिल होंगे, ये समझ आती है बात।
सब छोड़, कुछ नहीं मालूम आपको, नहीं पढ़ा आपने 2 नवंबर 2021 में क्या हुआ था, आपको मालूम उसका नामकरण किया गया था, आपको नहीं मालूम कौन है ये देश, सब जीरो है, सब ब्लाइंड है। हम एक गेम खेलते हैं, तुर्की राज्यों का संगठन मतलब कौन होगा इसमें? तुर्की के दोस्त होंगे सारे, तुर्की के अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है सर। यानी इसके अंदर सर तुर्की के दोस्त होंगे। अब सर आर्मीनिया दोस्त है क्या? मुझे नहीं मालूम सर, आर्मीनिया दोस्त है क्या, नहीं मुझे नहीं मालूम सर। अजरबैजान दोस्त है क्या? एक मिनट रुकिए सर, अभी ना कुछ दिनों पर एक लड़ाई हुई थी सर आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। इलाका था नागरानो कारबाग का, अजरबैजान के सैनिक घुसना चाहते थे उसके अंदर, कब्जा था आर्मीनिया का, अजरबैजान खाली कराना चाहता था इलाके को, अजरबैजान छीनना चाहता उस इलाके को। लड़ाई हुई, कुछ दिन लड़ाई चली, और उस समय अजरबैजान की सहयोग किया था तुर्की ने। F-16 जहाज भेजे थे सर, जी हां, ये खबर तो हमने पढ़ी थी। F-16 जहाज भेजे थे अजरबैजान को, किसने सर भेजे? मालूम है किसने? तुर्की ने। और फिर रशिया मध्यस्थता करने आया था बीच में, क्योंकि रशिया के दोनों पुराने देश हैं और रशिया का दोस्त है आर्मीनिया भी, तो आर्मीनिया रशिया का दोस्त है सर, वो मध्यस्थता करने आया था, इसलिए तुर्की जहाज दे रहा था अजरबैजान को। यानी अजरबैजान तो कंफर्म है सर दोस्त है उसका। और चूंकि अजरबैजान आर्मीनिया से हो रही थी और तुर्की ने आर्मीनिया के खिलाफ जहाज भेजे थे, यानी आर्मीनिया दोस्त नहीं है तुर्की का सर। इतनी जानकारी हमको चाहिए, इतनी जानकारी हमको चाहिए। अब आ जाइए लड़ाई कर लेते हैं इससे दोस्तों। पहला गलत, दूसरा सही, यानी ये ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं। अब इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें 2 नहीं है तो 2 किसमें है? केवल इसमें है दोस्तों। 2 और 5 इसका आंसर हो गया। विवाद, कोई समस्या, कोई झगड़ा ऐसा है क्या सर? देखिए आंसर चेक करें क्या। जी हाँ दोस्तों, तो आर्मीनिया में दोस्त नहीं है तुर्की का, हवाई जहाज भेजा लड़ने के लिए दोस्तों, अजरबैजान को मदद कर रहा था वो, अजरबैजान को मदद की थी, F-16 भेजे थे कुछ दिनों पहले उसने। यानी अजरबैजान कंफर्म है और ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है। यानी आर्मीनिया वाला ये भी गया दोस्तों, ये भी गया, और 2 इसमें नहीं तो ये भी गया, तो एलिमिनेशन से आगे आंसर दोस्तों सी आपका। बाकी थोड़ी जानकारी चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 2 नवंबर 2021 को मीटिंग हुई थी संगठन की दोस्तों, उसमें इसका रीनेमिंग किया गया था, ठीक है। इसमें दोस्त कौन कौन से हैं? टर्की है दोस्तों, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये उसके मेंबर हैं दोस्तों, और ये इसका ऑब्जर्वर है हंगरी। यहां पर हेडक्वार्टर इस्तांबुल में है इसका, इस्तांबुल में मुख्यालय है। 5 मेंबर हैं, 1 ऑब्जर्वर है। 5 मेंबर तुर्की भाषा बोलने वाले, ये तुर्की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसी संगठन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट। तुर्की भाषा बोलने वाला संगठन दोस्तों, कजाक, किर्गिज, उज्बेक, अजरबैजान और टर्की, ठीक है दोस्तों। तो 5 देश हैं, याद रखना, इजी क्वेश्चन था अपने आप में। यदि आपने 2 नवंबर को क्या हुआ दोस्तों, 2 नवंबर 2021 को इसका नामकरण किया गया था, नया नामकरण हुआ था, तो इसका नाम अलग नाम था, 2 नवंबर को नया नाम आ गया दोस्तों इसका नाम हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट, टर्की स्टेट OTS नाम हो गया दोस्तों, पर इसका नाम अलग नाम था। चलिए सर आगे बढ़े आपके साथ। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है, केरल में कंप्लीटली सौर ऊर्जा पर चलने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोवा में भारत का विशालतम तैरता हुआ सोलर प्रकाश फोटोवोल्टिक परियोजना है। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरल हैज द फुली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर। चलिए दोस्तों क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या करंट अफेयर्स हो जाएगा सर ये घटना? दोस्तों करंट अफेयर्स, नवंबर 12 2021, नवंबर 12 2021 यानी 6 महीने पुरानी। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क इन भड़ाला इंडिया, राजस्थान। जी हाँ, द हिंदू का आपका टाइटल देख रहे हैं, द हिंदू का अखबार से खबर लिया मैंने यहां पर, ये द हिंदू में दोस्तों खबर आई थी। क्या लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां बना है भारत का? वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क भड़ाला, जो कि राजस्थान में आता, नीचे लिखा हुआ दोस्तों राजस्थान के भड़ाला में, ठीक है सर। यानी गुजरात में नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। दूसरा, केरल में एक एयरपोर्ट है जो कि पूर्णतः सोलर पावर पे है दोस्तों, कोची एयरपोर्ट बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट टू रन टोटली ऑन सोलर एनर्जी, ये खबर आई दोस्तों हमारे पास। यानी दूसरा ठीक है सर, पहला गलत दूसरा सही, इससे हो जाएगा हमारा काम। पहला गलत यानी और दूसरा सही, इससे काम हो जाएगा। ये गया सर, ये भी गया, दूसरा सही तो ये भी गया, तो बचे केवल दोस्तों आंसर बी हमारा यहां पर। ये भी इजी है सर, ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर्स बेस्ड दोस्तों, अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे मैं नहीं कहूंगा आपको स्पेशल अटेंशन, करंट अफेयर्स बेस्ड है दोस्तों, चीजें आसानी से होंगी, लेकिन पढ़ना रेगुलर है। एक दिन का अखबार भी नहीं छोड़ना है, एक दिन का अखबार भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। करंट अफेयर्स नेसेसरी है, ट्रेडिशनल नॉलेज नेसेसरी है, उसके बिना काम नहीं होगा, है ना। आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अक्सर समाचारों में देश उल्लेखित क्षेत्र, अच्छा भैया, क्या अनातोलिया तुर्की में है दोस्तों? क्या अम्हारा इथोपिया में है?
क्या काबो डेलगाडो स्पेन में है? क्या कैटेलोनिया इटली में है? कितने सही सुमेले? कितने? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर? अनाटोलिया एंड टर्की, अम्हारा एंड इथियोपिया, काबो डेलगाडो इन स्पेन एंड कैटेलोनिया एंड इटली दोस्तों। जी हां। अब सर ये तो हम जानते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एनाटोलिया का प्लेटू पढ़ते हैं जो टर्की में आता है, पूरा पढ़ते हैं ना। पमीर नॉर्थ से आप चलते हैं हिंदुस्तान के ऊपर जाए नॉर्थ में, पमीर नॉर्थ से किरथर होते हुए ईरान होते हुए पहुंचते हैं आप कहां पर? अल्टीमेटली अंकारा पहुंच जाते हैं आप अनाटोलिया पर, है ना। वहां तो नॉर्थ तक पढ़ते हैं पूरा। अनाटोलिया का पठार टर्की में सर, ये तो मालूम है, ज्योग्राफी में पढ़ा है। पहला तो सही है सर। अच्छा सर, अब कैटेलोनिया सर 2017 के पीटी में क्वेश्चन आया था कैटेलोनिया पर। कैटेलोनिया एक अलगाववादी प्रांत है सर, किसका? स्पेन का। कैटेलोनिया में एक अलगाववादी आंदोलन चल रहा है सर। बार्सिलोना शहर बना है सर यहां पर। पिछले साल गिरफ्तारी भी हुई थी, वोटिंग भी कराई थी उन्होंने अपने यहां पर 2 साल पहले 2020 में कैटेलोनिया में सर, लॉकडाउन से ठीक पहले। तो कैटेलोनिया है सर स्पेन का अलगाववादी प्रांत है, यानी इटली नहीं है सर, ये गलत हो गया, यानी ये गायब हो गया सर यहां से। ठीक है। अम्हारा और स्पेन की बात करें सर, काबो डेलगाडो और अम्हारा, क्या जानते हैं सर इसके बारे में हम लोग? आइए दोस्तों, खबर दोस्तों स्क्रीन पर आपकी है 6 अप्रैल 2021 की। 6 अप्रैल 2021 द हिंदू अखबार, पल्मा सेफ फ्रॉम जिहादिस्ट सेड मोजाम्बिक आर्मी। मोजाम्बिक आर्मी कहना है कि जिहादियों से सुरक्षित कर लिया गया पल्मा शहर को। पल्मा शहर, आइए पढ़ें दोस्तों, ये कहां पर है पल्मा शहर? आइए दोस्तों, तो यहां पर मोजाम्बिक मिलिट्री ने कहा कि भैया गादी के आतंकियों को भगा दिया गया दोस्तों। यहां पर ये पल्मा वॉज टेकन इन कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑन मार्च 24 मार्च 2021 को पल्मा शहर पर आईएसआईएस के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। इंसर्जेंसी हैड बीन रेंजिंग कार्बो डेलगाडो प्रोविंस फॉर मोर देन 3 इयर्स। जी हां, 3 सालों से कार्बो डेलगाडो प्रांत में आपातकाल चल रहा है। जी हां दोस्तों, यह है मोजाम्बिक का मैप आपके सामने, यह है पल्मा इलाका दोस्तों, और यह जो प्रांत का नाम है काबो डेलगाडो। 3 साल से यहां पर आतंकी कब्जा किए हुए थे, फ्री करा लिया गया। जी हां, काबो डेलगाडो बगल में ही है यार, बहुत दूर नहीं है इंडिया से मोजाम्बिक। हम भारत ने $100 मिलियन की सहायता दी है इसके रिस्ट्रक्चर के लिए। कैबिनेट ने अप्रूव किया साल यहां पर काबो डेलगाडो के यहां पर जल परियोजना के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, पीने ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने पैसा दिया इस इलाके में दोस्तों। जी हां, हिंदू की खबर है 2021 की, मोजाम्बिक का नाम लिखा है बड़े अक्षरों में। तो कहां से आ गया? स्पेन के अंदर सर ये? नहीं, स्पेन में तो नहीं है सर ये कंफर्म हो गया सर, यानी ये ऑप्शन भी गया। अब बचे 2 में से एक सर, अम्हारा और, आइए दोस्तों अम्हारा की बात कर लें। तो यहां पर हम देख रहे हैं मैप, कई मैप आए थे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मोजाम्बिक का इलाका ये काबो डेलगाडो का। ठीक है, यहां पर न्यूज भी आई थी इसके बारे में, काबो डेलगाडो के बारे में। अगर बात करें, एक खबर और थी दोस्तों, इथियोपिया जो कि नॉर्थ अफ्रीका में आता है, यह इलाका था टिग्रे का, यहां अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। टिग्रे के अलगाववादी ना मिल गए मालूम है अम्हारा के अलगाववादियों से, जहां लेक टाना बनी हुई है दोस्तों। ये दोनों अलगाववादी कहां पहुंच गए? अटैक करने राजधानी अदीस अबाबा पे दोस्तों। यानी अम्हारा के अलगाववादी और टिग्रे के अलगाववादी दोनों मिलकर अटैक कर रहे थे अदीस अबाबा पर दोस्तों। यानी अम्हारा कहां पर है? अम्हारा है दोस्तों आपका इथियोपिया में। ये ठीक है सर, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना बी यहां पर। जी हां, आंसर होगा इस केस में बी सर। 2 स्टेटमेंट ठीक है, अम्हारा और अनातोलिया, आंसर होगा बी सर यहां पर। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों। मैं बता रहा हूं करंट अफेयर्स की खबरें दिखा रहा हूं। करंट अफेयर्स में कितनी खबरें आप समझ सकते हैं, इससे कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पढ़ना हमारे लिए यहां पर। चलिए, ये था हमारा, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में दोस्तों विचार कीजिए। वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ भारत सरकार की एकमात्र भारत सरकार की संपत्ति है। जी हां दोस्तों, सरकारी प्रॉपर्टी होती है। तो वन्य जीव होते हैं ना, टाइगर, लॉयन, गैंड, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक भारत सरकार है। जी हां दोस्तों, इनका मालिक भारत सरकार है। जब किसी वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित घोषित किया था, प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया, तो वो जंगल के अंदर हो, जंगल के बाहर हो, नेशनल पार्क में हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो, कहीं भी हो, उसको इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। उसका आप शिकार कहीं भी नहीं कर सकते। नहीं, जंगल के बाहर के शेर को मार दोगे, नहीं मारो, इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है ना। पूछा है उसने आपसे, किसी सुरक्षित वन्य जीव को मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका से उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। यदि कोई जीव वर्मिन हो गया, पागल हो गया, उसकी आबादी इतनी बढ़ गई कि इंसान को नुकसान पहुंचाने लगा, जंगली सुअर हो गया आजकल केरल में, नीलगाय हो गई हमारे दिल्ली में, कहीं पर बंदर लंगूर हो गए कहीं पे हिमाचल या उत्तराखंड में, कहीं पर हमने देखा जंगली सुअरों का आतंक मचा हुआ है, तो सरकार आदेश देती है इनको मार सकते, इनका शिकार कर सकते। बोले जंगली है,
वाइल्ड लाइफ भी शिकार कर सकते हो, क्योंकि ये मानव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, मानव जीवन के लिए खतरा बन जाए, तो क्या मानव जीवन खतरा पर्याप्त होगा? वो मुझे मारे तब मैं उसको मारूंगा क्या? वो मेरे खेतों को नष्ट कर रहा है तब भी उससे मार। नीलगाय क्या मारती है इंसान को? नीलगाय खेत के खेत बर्बाद कर देती है। सोचिएगा, कौवे यार, अपने कौवे, काले कौवे घूमते हैं ना बाहर, उनको सरकार ने कहा था इसका शिकार अलाउ कर दिया था। एक बार चूहों का शिकार अलाउ कर दिए थे, चूहे हो गए, पूरा धान खा गए आपका। जंगली सूअरों को मारने का आदेश आया है आज का यहां पर। जी हां, यानी केवल मानव जीवन के लिए खतरा नहीं है, वो हमारे बाकी पशुओं के लिए खतरा है, वो हमारे पानी के लिए खतरा है, वो हमारी फसलों के लिए खतरा है। तो पर्याप्त आधार मानव को नुकसान नहीं पहुंचाते कई बार ये। ठीक है दोस्तों, तो आइए कौन कौन सही है आपके लिए। वाइल्ड एनिमल्स द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। When a wild animal is declared protected, such animals are entitled for the equal protection whether in this found in protected areas or outside. Apprehension of protected wildlife animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. दोस्तों जी हाँ, 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं यहाँ पर। आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पर केवल मानव जीवन पर्याप्त नहीं है, वो खेतों को नष्ट करे। तो मानव जीवन के अलावा और भी चीजें हो सकती हैं जिनको आप, वाइल्ड लाइफ है वो तो वाइल्ड है, वो तो मारेगा ही आपको, आपको बचना है ना। आप पर अटैक करे इसलिए नहीं, वो आपके खेत नष्ट कर रहा है, वो बाकी जीवों को मार रहा है, तब आपके लिए काम मुश्किल होगी दोस्तों यहां पर। ठीक है, तो आर्टिकल 39 कहता है दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का आर्टिकल 39 क्या कहता है? वाइल्ड एनिमल्स एक्सेप्टेड टू बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जी हां, आर्टिकल 62 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि यदि किसी जीव को मारना है, किसी वाइल्ड एनिमल को वर्मिंग घोषित करना है, तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी दोस्तों। ठीक है ना, वो बताइए कारण क्या है। कारण दोस्तों वो रीजन देगी यहां पर, और किस एरिया में घोषित किया जाएगा, कारण क्या होगा, केंद्र सरकार बताएगी। यानी कि मानव जीवन केवल एकमात्र कारण नहीं होगा। तो जी हां, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत होते है दोस्तों, ये भी गलत, ये भी गलत, और चूंकि पहला सही है तो आंसर मिलेगा केवल आपको ए यहां पर। तो आंसर होगा दोस्तों ए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके साथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन। विचार कीजिए, किसके अधिकता से दोस्तों, किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? एसिडिक रेन किससे होती है दोस्तों? CO2 के होने से, या CO के होने से, मोनोऑक्साइड के होने से, नाइट्रोजन ऑक्साइड के होने से, ओजोन के होने से, या SO2 के होने से? किस किस से होने से एनवायरमेंट में एसिडिक रेन होती है दोस्तों? मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन या सल्फर डाइऑक्साइड? किस किस से होती है आपकी एसिडिक रेन दोस्तों? बता पाएंगे मुझे आप लोग यहां पर? जी हां, ये आप देख रहे हैं, ये NO2 गई सर ऊपर कोयला प्लांट से, SO2 गई सर कोयला प्लांट से, H2O पानी ऊपर है, ये बन गया HNO3, ये बन गया H2SO4, ये हो रही है एसिड रेन बेटा। जी हां, यानी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों बनते हैं किससे? NO2 और SO2 से। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यानी 2 और 4, यानी बी, यानी आंसर होगा बी। जी हां दोस्तों, ये होगा इसका बी आंसर, और ये हमारा डिस्कशन यहां पर होता है ओवर। समझ आए दोस्तों? अब एक बहुत सामान्य बात मैं करूं, पेपर कठिन है, क्योंकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, इतना लॉजिक हम लगा रहे हैं, इतना याद रखना 2 घंटे में, इतना प्रोड्यूस करना, वहां पर इतना चीजों करना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन क्या इतना वास्तविकता में इतना मुश्किल था पेपर? आज आप बोल सकते हैं सर 5 दिन बाद खड़े होकर आप यहां बोल रहे हैं, 5 दिन बोल सकते हैं इस बात को आप, लेकिन सोर्स आप देखिए, मैं कोई ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोर्स लेके नहीं आया आपके लिए कि मैं बहुत कहीं से गूढ़ मंत्र निकाल लाया आपके लिए। आपके अखबारों में था, और 1 या 2 अखबार, द हिंदू, PIB ये यूज कर रहा हूं मैं तो पूरे टाइम, इंडियन एक्सप्रेस। अगर मैं कहता हूं 25-26 क्वेश्चन हमने किए, इनमें से आपको, आप दिल पे हाथ रख के देखिएगा, 17-18 क्वेश्चन आपके सामान्य बुक से हैं, NCERT से हैं, सामान्य मैपिंग से हैं। इससे आसान क्वेश्चन नहीं देगा यूपीएससी आपको कि 21 जून का दिन से बड़ा दिन होता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा आयोग आपको यार? वेटलैंड किडनी है तो किडनी क्यों है? वो 4 मैप दे दिए उसने, आसान सी लोकेशन, अफगानिस्तान को टच क्या करता है। इससे आसान क्वेश्चन आयोग क्या देगा आपको 25-26 के अंदर? और यहां भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं 15-18 क्वेश्चन, तो चिंता की बात हो सकती है। आप कह सकते हैं सर कठिन पेपर होता है, एग्जाम हॉल में अलग एनवायरमेंट होता है, लेकिन इनके आप सोर्स देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, कब क्वेश्चन क्या आ जाए आपको मालूम नहीं, तो सोर्स को रिवाइज कर लो। पता लगा नवंबर में, लास्ट ईयर अप्रैल में घटना हुई, पूछ लिया आपसे। लास्ट ईयर 5 जून को मनाया मियावाकी, इस साल पूछ लिया आपसे। नवंबर में हुआ ग्लासगो, इस साल पूछा आपसे।
अप्रैल से लेकर इस साल के अप्रैल तक, एक साल तो पढ़ोगे ना यार, 30 अप्रैल तक तो पढ़ोगे, 5 जून को पेपर है, 30 दिन बाद तक पढ़ते नहीं, अप्रैल के अंत तक तो पढ़ोगे ना, अप्रैल से अप्रैल पढ़ोगे ना, तो कहां बचा चीज दोस्त। लोग मुझे कहते हैं सर पेपर आपको आसान लगता है, क्यों लगता है, कट ऑफ क्यों नहीं जाता फिर ऊपर। कट ऑफ नहीं जाता ऊपर, कट ऑफ वही आएगा आपका लगभग जो बताया जाता है पिछली बार की तरह पेपर है, एक आध नंबर ऊपर नीचे। लेकिन गलती हम लोग करते हैं ना, आसान पेपर है ये, आसान कहना शायद वो ज्यादा हो जाएगा, इस कंडीशन में आसान लगता है देखने में पेपर ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेपर में और संभावनाएं होती हैं करने की, मुझे लगता है कि काफी कर सकते हैं इसके अंदर हम दोस्तों। इसके सोर्स देखिए मत, मैं नहीं कहूँ केवल आप ये मत देखिए कि कहां से आया पेपर, सोर्स देखिए कहां से है, अखबारों के सोर्स हैं यार, करंट अफेयर्स के सोर्स हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष में कह सकता हूं, यहां पर डिस्कस करूंगा आपसे इकोनॉमी क्वेश्चन भी आने वाले दिनों में आपके साथ में, आपको दिखाऊंगा इकोनॉमी क्वेश्चन भी अखबारों से है। हम अखबारों को ढंग से पढ़ें, न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ें, करंट अफेयर्स रेगुलर करें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरा वादा है आपसे, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों, काफी लेट नाइट हो गई है अभी, कल मुलाकात करेंगे आपके साथ बहुत जल्दी ही, पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे बाकी चीजों की आपके साथ, ठीक है। इकोनॉमिक क्वेश्चन देखेंगे आपके संग आने वाले दिनों में। अभी दीजिए मुझे आज्ञा, उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अभी दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी बहुत जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, शुभ रात्रि।